आर्थराइटिस में क्या होता है एंड स्पोर्ट्स इंजरीज में क्या होता है? सो आर्थराइटिस इज अ डिजीज ऑफ वेयर एंड टेयर, जैसे हम कहते हैं एजिंग प्रोसेस है। और वो आजकल वो एजिंग प्रोसेस बहुत सारे यंगस्टर्स जैसे 40, 45, 50 में भी शुरू हो जाता है। जो पहले के जमाने में 10 साल पहले अगर आप देखेंगे तो 60, 65 में आर्थराइटिस शुरू होता था, अभी 45, 50 में आर्थराइटिस शुरू होता है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दैट इज एक्चुअली बेनिफिशियल? क्या फूड कंज्यूम करना चाहिए हमने? देखिए, अगर वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन जो लोग खाना खाते हैं उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। तो हम क्या ऐसी हैबिट्स है या क्या ऐसे फूड्स है या क्या ऐसे सप्लीमेंट्स है जो एवरीवन एटलीस्ट हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट हु इज Yes. 25 Yes. दे कैन स्टार्ट दिस कंज्यूमिंग एनी सप्लीमेंट्स और एनीथिंग जिससे वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो बहुत सही रह सकते हैं? देखिए, फॉर यंगस्टर्स ना सप्लीमेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड। Okay. ईटिंग अ गुड नरिश्ड मील विच इज बैलेंस डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और एक्सपोजर टू सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कौन सा टाइम पीरियड बेनिफिशियल होता है जब आपकी बॉडी सबसे ज्यादा विटामिन डी प्रोड्यूस कर सकती है? तो देखिए, पहले तो हम विटामिन डी की कमी जो होती है उसके बारे में बात करते हैं Correct. कि विटामिन डी की कमी होती है तो क्या उसका नुकसान है। बेसिकली विटामिन डी सप्लाइज टू द मसल्स, टू द बोन्स, टू द कार्टिलेज। अब जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कार्टिलेज बिकम्स वेरी वेरी सॉफ्ट। अगर कोई चीज सॉफ्ट है और उसके ऊपर हम लोड करते हैं तो वो वेयर एंड टेयर जो है वो फास्टर फास्ट होगा। हो जाएगा। नॉर्मल पर्सन को स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकता है? बिल्कुल। सो स्पोर्ट्स इंजरी एक नाम दिया हुआ है Okay. बेसिकली कि जनरली वो स्पोर्ट्समैन को होती है, मगर कॉमन ले पर्सन को भी चलते चलते अगर उनका फुट प्लांटेड है और उनका नी ट्विस्ट हो गया तो उनका मेनिस्कस टेयर हो सकता है, मेनिस्कस फट सकता है। या लिगामेंट इंजरी होती है, भागते भागते अगर सडन ट्विस्टिंग हो गया तो लिगामेंट इंजरीज हो सकती है। मोर देन रनिंग, आई रेकमेंड दैट वॉकिंग इन द स्विमिंग पूल ओके is much better for fitness, for losing weight, and to strengthen your knees. ओके Running on hard surfaces, no matter what you say, I feel that it is over a period of time detrimental to the knee. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रिस पॉडकास्ट। आज वापस से हमने डॉक्टर अमीन रजानी को हमारे शो पे लेके आए बिकॉज एज आई प्रॉमिस डॉक्टर अमीन रजानी वुड बी बैक। ही इज़ बैक एंड आज हम जो है नी शोल्डर हिप थोड़ा सा मोस्ट अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं एंड बहुत सारी न्यू चीज़ें हम सीखने वाले हैं। सो स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर अमीन, थैंक यू सो मच अगेन। हाउ आर Thank यू? you, Shaz. Thank you. I'm good. Thank you for calling me. Okay, before I start the podcast, I just want to know what's the secret to your energy. Boost. Okay, so do you usually consume ऐसा कोई चीज़, like are you a coffee person or a tea person just which fuels your day? So I am a tea person. Okay. Okay. I do consume a lot of tea. I'm trying to shift over to black coffee now Okay. because I'm aging. So Okay. I need to keep up with the metabolism. Okay, so usually you are saying कि black coffee जो होता है वो थोड़ा सा It help करता है. definitely increases the metabolism. ओके Yes. सो डॉक्टर जैसे हमने डिस्कस किए थे लास्ट पॉडकास्ट में, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नी, शोल्डर्स एंड हिप, बट विल स्टार्ट विद नी एज अ होल। थोड़ा सा हम उसके ऊपर डीप डाइव करेंगे। आर यू रेडी, प्रिपेयर्ड? Yes. Yes. आई होप नर्वस नहीं हो एकदम बिल्कुल नहीं। एकदम ताकत से। ओके, सो डॉक्टर यूजुअली क्या होता है कि नी पेन सारे लोगों को होता है, बिल्कुल। एवरीवन फेसेस अ नी प्रॉब्लम। बिल्कुल, बिल्कुल। करेक्ट। सो यूजुअली एक बेस्ट वे किस तरीके से होता है कि हम अपने नी पेन जो हो रहा है हम उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? तो देखिए, जो नी पेन होता है सब लोगों को पहले तो अलग अलग टाइप का नी पेन होता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि योर नी पेन इज़ नॉट इक्वल टू माई नी पेन। देयर आर बहुत सारे अलग अलग पैथोलॉजीज रहती है नी में, या बहुत सारे मसल की इंजरीज रहती है, बहुत सारे लिगामेंट्स की इंजरीज रहती है। तो हर नी पेन एक अलग तरीके से होता है, बट पेन जो है वो हम जनरलाइज मैनेज कर सकते हैं। तो नी पेन अगर हो रहा है आपको तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ अपने नी को आपको रेस्ट देना है। नी को रेस्ट देना है, उसको कूल डाउन करना है, आइस लगाना है, आइस से फर्मेंटेशन करना है, और अगर कंप्रेशन बैंडेज अवेलेबल है आपके पास तो कंप्रेशन बैंडेज करना है, और लेग को जो है वो एलिवेट करके सोना है, तो जो भी स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, वो सबसाइड हो जाती है। सो दिस इज़ अ जनरल मोटो, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, राइस थेरेपी, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। ये जो है ये एक जनरल मोटो है फॉर एनी पेन, इन एनी जॉइंट ऑफ द बॉडी, स्पेशली सो इन अ नी जॉइंट। ओके, एंड जैसे आप बता रहे थे कि कभी कभी स्वेल हो जाता है या कभी कभी आई ऑल्सो बिलीव कि काला पड़ जाता है। इज दैट ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स? काला नहीं पड़ता है। अगर आपको कोई इंजरी हुई है, जैसे ब्लंट इंजरी होती है, तो थोड़ा सा ब्लड जमा हो जाता है वहाँ Correct. पे, इसकी वजह से वो ब्लैकिश डिस्कलरेशन जो कहते हैं हम, या ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन जो है वो होता है। ओके
बट वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे नेचर की तरह से हीलिंग हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ओके। एंड जैसा आप बता रहे थे कि यूजुअली आपके पैर को थोड़ा-सा एलिवेट करके बिल्कुल, रखो एंड यू शुड बिल्कुल, रेस्ट। बिल्कुल। सो डॉक्टर यूजुअली इतना आसानी से रेस्ट हो नहीं पाता इंसान को बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इंसान चंचल होता है। राइट। करेक्ट? तो यूजुअली कितना टाइम तक ऑन एन एवरेज रेस्ट करना चाहिए? देखिए, अगर आपको कुछ एक्यूट इंजरी हुई है या बहुत सारा एक्यूट पेन हुआ है, तो आप एक मिनिमम 24 टू 48 आवर्स अगर रेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका पेन और स्वेलिंग जो है वो कम हो जाएगी। गॉट इट। एंड डॉक्टर आप जैसे अभी बता रहे थे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन जैसे कि आप आइस फर्मेंटेशन, कोल्ड फर्मेंटेशन कर सकते हो। राइट। सो आई आल्सो बिलीव हॉट फर्मेंटेशन भी होता है। बिल्कुल, तो हाँ। क्वेश्चन हमेशा यही आता है कि या तो कोल्ड फर्मेंटेशन करें या हॉट हुँ, फर्मेंटेशन करें। तो मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ, एज़ फार एज़ द नी इज़ कंसर्न्ड, कि जो बोनी पार्ट है, हमारे नी के आस-पास जो है वो मसल मास बहुत कम है। करेक्ट। अगर आप टच करेंगे अपनी नी को तो आप देखेंगे कि मसल मास जो है वो काफ़ी कम है। वहाँ पे आपको बर्फ़ से सेक करना है। आइस ऑलवेज़ हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बोन पेन। और अगर आपको मसल इंजरी हुई है, तो गर्म पानी का सेक आपको मसल्स पे करना है, फ्रंट ऑफ द थाई, बैक ऑफ द थाई, बैक ऑफ द काफ। सो ये जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, नी के लिए बहुत काम आता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो हीट अप्लाई करते हैं नी पे। जैसे अगर ओल्ड एज है आपको, अगर वेयर एंड टेयर हुआ है, आर्थराइटिस है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है। अगर फ्रिक्शन हो रहा है और हमने हीट अप्लाई, फ्रिक्शन जनरेट्स हीट ऑटोमेटिकली, करेक्ट, सबको एब्सोल्युटली पता है करेक्ट। ये। अगर हम हीट के ऊपर हीट डालेंगे तो और नुकसानदायक करेगा। तो अगर आपका ऑलरेडी हीट जनरेट हो रहा है नी के अंदर, तो आपको उसको कूल डाउन करना है, तो आइसिंग करना है। मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम जनरली हॉट वाटर एडवाइस करते हैं। मगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलते हो या रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स रेगुलरली खेलते हो, तो आइस कैन ऑल्सो हेल्प इन हीलिंग द मसल्स। सो जैसे हम कहते हैं आइस बाथ, या अगर कोई स्पेसिफिक वर्कआउट आप कर रहे हैं रेगुलरली रिगरसली, देन आइस बाथ एक्चुअली हेल्प्स यू कूल डाउन। सो करेक्ट। it depends from individual to individual, from injury to injury, from profession to profession. ओके। सो डॉक्टर यूजुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन भी हमने थोड़ा सा एक तरीके से डिस्कस कर लिए। बिल्कुल। तो एक तरीके से आता है स्पोर्ट्स इंजरीज और दूसरा यूजुअली नी पेन को लोग आर्थराइटिस से भी जोड़ते हैं। बिल्कुल। सो इसका डिफरेंस क्या है? आर्थराइटिस में क्या होता है एंड स्पोर्ट्स इंजरीज में क्या होता है? So arthritis is a disease of wear and tear, जैसे हम कहते हैं एजिंग प्रोसेस है। और वो आजकल वो एजिंग प्रोसेस बहुत सारे यंगस्टर्स जैसे 40, 45, 50 में भी शुरू हो जाता है। जो पहले के ज़माने में 10 साल पहले अगर आप देखेंगे तो 60, 65 में आर्थराइटिस शुरू होता था, अभी 45, 50 में आर्थराइटिस शुरू होता है। दैट इज़ वेयर एंड टेयर, इट्स एन एजिंग प्रोसेस। और स्पॉट्स इंजरीज जो है वो इंजरी होती है लिगामेंट को, मेनिस्कस को, घुटने में 4 लिगामेंट होते हैं, वो चारों को इंजरी हो सकती है, 2 मेनिस्कस होते हैं, कार्टिलेज इंजरी हो सकती है, वो खेलने के दौरान या रनिंग या सडन ट्विस्टिंग के कारण हो सकती है। करेक्ट। एंड डॉक्टर जैसे कि आप मुझे अभी बता रहे थे कि फॉर एग्जांपल ये अभी पहले अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन कि थोड़ा सा ज़्यादा एज में 50 60 के जो लोग हैं उम्र में एज ग्रुप्स में राइट। उन्हें वो होता था, बट आर्थराइटिस होता था, आर्थराइटिस यस, होता था। यस। नाउ इट हैज़ कम डाउन 45 तक हो रहा है। सो राइट। क्यों हो रहा है एग्जैक्टली ये? लाइफस्टाइल, ओके। लाइफस्टाइल, प्योरिटी ऑफ फूड। हमारा हम जो खाना खा रहे हैं वो काफ़ी अडल्ट्रेटेड है, काफ़ी फास्ट फूड खा रहे हैं जो हमारे पूर्वज नहीं खाते थे। दे यूज्ड टू ईट गुड प्योर फूड एंड दैट इज़ व्हाई देयर नीज लास्टेड दैट लॉन्ग। ऑल्सो विटामिन डी ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल। अभी आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो हम एसी घर में से निकलते, एसी गाड़ी में बैठते, एसी गाड़ी से जाते, हम एसी ऑफिस में बैठते, देयर इज़ नो एक्सपोजर टू सनलाइट। आजकल के बच्चे जो है वो या तो घर में प्ले स्टेशन खेल रहे हैं या बाहर कहाँ दिखने मिलते हैं आजकल, करेक्ट। पार्क्स में या फुटबॉल खेलते वक्त बहुत कम लोग बच्चे हैं जो एक्चुअली बाहर जाते हैं। तो विटामिन डी की एक्सपोजर की जो है कमी है और उसकी वजह से भी जो है वो कार्टिलेज है, बोन्स है, मसल्स है, वो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से काफ़ी नुकसानदायक करेक्ट। साबित होते हैं। एंड डॉक्टर जैसे कि आप जैसे बता रहे थे कि वी आर कंज्यूमिंग एडल्ट्रेटेड फूड, Yes. सो देयर इज विटामिन डी की कमी। तो Yes. सबसे पहले मैं फूड के ऊपर आता हूँ एंड देन विल कवर लिटिल बिट Yes. अबाउट विटामिन डी। Yes. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दैट इज एक्चुअली बेनिफिशियल? क्या फूड कंज्यूम करना चाहिए हमने? देखिए, अगर वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन जो लोग खाना खाते हैं उसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। तो हम कितनी भी दाल खा ले, दाल जो है इतनी सी होती, बनाने के लिए जाते हैं और इतनी सारी बन जाती है, तो Correct, प्रोटीन की absolutely. मात्रा बहुत कम रहती है। तो हमें उसमें ऐड करना चाहिए जो जो फूड जो है वो प्रोटीन जो देते हैं हमें। जैसे फ्लैक्स सीड्स हो गया, अलसी जिसको हम बोलते हैं,
वो सेक के खा सकते हैं या खाने में डाल सकते हैं. Foods like paneer got a good amount of calcium and protein in that. Green leafy vegetables, milk and milk products, all these things have calcium and proteins in that. So that will help कि हमारा जो प्रोटीन कंटेंट वेजिटेरियन फूड में कम हो जाता है वो ये सब सप्लीमेंट्स की वजह से हम खा सकते हैं. प्लस सप्लीमेंट्स आते हैं जैसे कोलेजन हो गया जो ओवर द काउंटर मिलते हैं सप्लीमेंट्स की फॉर्म में, वो वेजिटेरियन फॉर्म में भी अवेलेबल है, नॉन वेजिटेरियन फॉर्म में भी अवेलेबल है. सो इट्स अवेलेबल टू द एंटायर वर्ल्ड. वो क्या करता है, वो मसल्स और टेंडन्स और लिगामेंट्स को जो है वो काफ़ी हद तक नरिश करता है, तो वो हम सप्लीमेंट ले सकते हैं. ओके. या एंड सिर्फ कोलेजन हम सप्लीमेंट ले सकते हैं कि कोलेजन के अलावा भी और कोई सप्लीमेंट्स अवेलेबल है? For arthritis, there is something which we call as a glucosamine and chondroitin sulfate. मगर वो अर्ली स्टेज में हम ले सकते हैं और उसकी वजह से जो है हमारा जो वेयर एंड टेयर का स्पीड है वो कम वो हो जाएगा. स्पीड जो है वो कम हो जाता है. देखिए वेयर एंड टेयर इज एजिंग प्रोसेस, एजिंग को कोई रिवर्स नहीं कर Correct. सकता, उसको हम स्टॉप भी नहीं कर सकते, बट उसकी जो स्पीड है उसकी स्पीड को हम कम कर सकते हैं. तो ये सारे सप्लीमेंट्स उसमें काम आते हैं. गॉट इट. ऑल्सो डॉक्टर जैसे कि यूजुअली ऐसा भी बोला जाता है मेडिकल साइंस में कि बिल्कुल. टिल द टाइम यू आर 25 और 30 के इसमें तो आपकी बॉडी इज ऑन द ग्रोइंग स्टेज. Yes. एंड देन उसके बाद फिर वो बॉडी थोड़ा विद टाइम, नॉट एग्जैक्टली बट विद टाइम इट स्टार्ट्स डिटोरेटिंग. Yes. तो यूजुअली अगर क्या ऐसी हैबिट्स है या क्या ऐसे फूड्स है या क्या ऐसे सप्लीमेंट्स है जो एवरीवन एटलीस्ट हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट हु इज Yes. 25 Yes. दे कैन स्टार्ट दिस कंज्यूमिंग एनी सप्लीमेंट्स और एनीथिंग जिससे वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो बहुत सही रह सकते हैं? देखिए फॉर यंगस्टर्स ना सप्लीमेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड. Okay. ईटिंग अ गुड नरिश्ड मील विच इज बैलेंस डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और एक्सपोजर टू सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. सो ये सारी चीज़ जो हम इनकल्केट करते हैं हमारी डेली हैबिट्स में, तो दिस विल लास्ट फॉर अ लॉन्गर period of time rather than supplements. Got it. And डॉक्टर जैसे कि we were talking as I promised vitamin D. So usually vitamin D की एक्चुअल में genuinely कमी है. बिल्कुल. इंडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, rich source of vitamin D, Yes. sunlight काफ़ी Yes. अच्छा है, but we are Yes. not stepping out. So on an average usually कितने देर तक हमें step out करना चाहिए? Yes. And the second question is कौन सा time period beneficial होता है जब आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा विटामिन डी प्रोड्यूस कर सकती है? तो देखिए पहले तो हम विटामिन डी की कमी जो होती है उसके बारे में बात करते हैं Correct. कि विटामिन डी की कमी होती है तो क्या उसका नुकसान है. बेसिकली विटामिन डी सप्लाइज टू द मसल्स, टू द बोन्स, टू द कार्टिलेज. अब जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो कार्टिलेज बिकम्स वेरी वेरी सॉफ्ट. अगर कोई चीज़ सॉफ्ट है और उसके ऊपर हम लोड करते हैं तो वो वेयर एंड टेयर जो है वो फास्ट फास्ट हो होगा. जाएगा. तो अगर कोई एजड है जैसे 50-55 मिडिल एज और उसकी विटामिन डी है बहुत कम, और अगर वो नॉर्मल रूटीन भी कर रहा है तो लोडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है बिकॉज कार्टिलेज इज सॉफ्ट. अगर कोई यंग है और स्पोर्ट्स खेल रहा है या रनिंग कर रहा है और विटामिन डी कम है तो कार्टिलेज इंजरीज होने के ज़्यादा चांसेस है. तो विटामिन डी इज़ वेरी, एंड इट इज़ नॉट एपिडेमिक, इट इज़ पैंडेमिक, बिकॉज Okay. अगर मतलब एवरी सेकेंड पेशेंट जो हम देख रहे हैं दे आर हैविंग विटामिन डी डेफिशिएंसी. अच्छा दूसरी एक पते की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे लैब रिपोर्ट्स आते हैं वो कहते हैं कि विटामिन डी ऑफ 30 इज सफिशिएंट, बट और कहीं कहीं से भी आप करवा लीजिए स्टैंडर्ड जो रेट है जो लेवल्स है वो 30 है. मगर आप वर्ल्ड की लिटरेचर, साइंटिफिक लिटरेचर अगर देखेंगे तो एटलीस्ट 50 to 60 जो है यूनिट्स विटामिन डी के होने चाहिए बॉडी में. किसी के मैं रेगुलरली देख रहा हूँ किसी के 10 है, किसी के 5 है, किसी के 15 है. तो वो लेवल्स को ऊपर लाना बहुत ज़रूरी है. नेचुरली हम उसको कैसे ला सकते हैं? एक्सपोजर टू सनलाइट, जैसे आपने कहा 15 to 20 मिनट्स बिफोर 11 o'clock इन द मॉर्निंग. मतलब आप सुबह 6 बजे लीजिए, 7 बजे लीजिए, 11 बजे तक आप जो सनलाइट लेते हैं 15 से 20 मिनट, दैट इज मोर देन इनफ टू गेट अ गुड विटामिन डी बैलेंस इन योर बॉडी. प्रॉब्लम ये होता है कि जब विटामिन डी बहुत कम है हमारा, ये मेंटेनेंस के लिए, Correct. एक्सपोजर टू सनलाइट इज फॉर मेंटेनेंस. करेक्ट. बट जब विटामिन डी आपका कम है आपकी बॉडी में तो आपको उसको पहले सप्लीमेंट करके नॉर्मल लेवल पे लाना है, फिर मेंटेन करने के लिए आप सनलाइट लीजिए. करेक्ट. अब बहुत सारे डॉक्टर्स, मेरे फ्रेंड्स जो है कहते हैं कि ओरल मेडिकेशन जो है वो लेना ज़रूरी है. मगर जब हम ओरल मेडिकेशन लेते हैं, जैसे वंस अ वीक एक टैबलेट आती है जो हम Alcohol. रेगुलरली लेते हैं, तो वो एवरी संडे लेते हैं या एवरी फ्राइडे लेते हैं या जो भी, उसको बहुत टाइम लगता है. इट टेक्स अबाउट, अगर आपका विटामिन डी 10 है तो उसको 50 तक पहुंचने के लिए मिनिमम आपका 8 to 12 वीक्स जाएगा टू रीच 50. फिर 50 के बाद में वो स्टार्ट करेगा एक्ट करने का, उसके लिए और 3-4 हफ्ते चले जाएंगे. तो मतलब 3 महीने तक आपका विटामिन डी जो है वो वही रेंज में, मतलब वो कुछ काम नहीं कर रहा है. वेरएज अगर आप इंजेक्टेबल लेते हैं तो विद इन 3 वीक्स फ्रॉम 10 यू विल रीच टू अबाउट 50 to 60 एंड देन इट विल स्टार्ट वर्किंग. सो इन 6 वीक्स टाइम जो है आपके बोन पेन्स है, आपकी जो कार्टिलेज इंजरीज है वो रिजॉल्व होना चालू हो जाएंगे. ओके. तो इफ इट इज़ वेरी लो, इंजेक्टेबल इज प्रिफर्ड.
अगर वो मीडियम रेंज में जैसे 25-30 और आपको 50 लाना है तो आप ओरल टैबलेट्स बिल्कुल ले सकते हैं। एक बार वो लेवल्स आपने मेजर कर लिए कि आप 50-60 हो गया, अब बैलेंस करने के लिए आप सनलाइट लीजिए। करेक्ट। Yeah. एंड विटामिन डी के वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, बिल्कुल। इम्यूनिटी भी थोड़ी सी वीक हो जाती है एक तरीके से। इम्यूनिटी वीक होती है, हेयर फॉल्स होते हैं, मसल पेन्स होते हैं, इफ़ यू सिट डाउन ऑन द फ्लोर आपको उठने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। सो नॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए भी काफ़ी डिफिकल्टी होती है विटामिन I डी। can- इट ऑल्सो कैन लीड टू डिप्रेशन। I can relate Yeah. with it, doctor, because I was actually diagnosed with low vitamin D. हम Yeah. इतना बात कर रहे हैं, but genuinely I was also diagnosed with low vitamin D. Right. And that's when I realized कि no, मैं जो lifestyle follow कर रहा हूँ, it's very bad. Again, Right. it was a part of me कि मुझे वो lifestyle follow करना पड़ रहा है. I Right. was not doing it purposely, but now I've made it a habit कि एटलीस्ट खुद की बॉडी को 10 या 15 मिनट दे सको। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। करेक्ट। एंड डॉक्टर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं विटामिन डी, तो यूजुअली हमने मतलब बाहर जाओ, सन में जाओ एंड एटलीस्ट बी देयर फॉर 15 Yes, मिनट्स। yes. बट डॉक्टर, हम जिस सोसाइटी से आते हैं, जो जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे ना हर किस्म के लोग हैं, हर डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट Right, रिलीजन के लोग हैं। right. द प्लेस वेयर आई कम फ्रॉम, आई एट टाइम्स सी कि मेरे आसपास जो लोग हैं, दे आर वेयरिंग अ हिजाब एंड दे आर एक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड देमसेल्फ। Right. सो इन दैट केस कितना पार्ट अगर एटलीस्ट अगर थोड़ा सा कवर कर सकते, इफ यू हैव अ रफ आइडिया कि बॉडी कैन स्टार्ट कंज्यूमिंग द विटामिन डी, प्रोड्यूसिंग द विटामिन डी। देखिए, हैंड एंड फीट अगर एक्सपोज कर लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। गॉट इट। Yes. दैट्स इट। एंड जैसे कि डॉक्टर, हम जैसे बात कर रहे थे कि इतनी सारी इंजरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यूजुअली जब भी ये इंजरीज होती है उसके बाद हमने रेस्ट कर लिया है ना, उसके बाद यूजुअली वी स्टार्ट अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज। तो बेस्ट एक्सरसाइज क्या होती है नी पेन के लिए, नी को रिलीज कर? सो नी के लिए ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो दो चीज़ है। एक है कि हम अपने जो नी में दो बहुत इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप है। एक है क्वाड्रिसेप्स मसल जो फ्रंट ऑफ द थाई है, ओके और एक है हैमस्ट्रिंग ग्रुप विच इज़ बैक ऑफ द थाई। ओके ये दोनों मसल बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है कि किसी को अगर नी डिफिकल्टी है या पेन है या इंस्टेबिलिटी, तो क्वाड्रिसेप्स मसल जो है वो काफ़ी वीक हो जाती है और हैमस्ट्रिंग जो है वो काफ़ी टाइट हो जाता है। ओके तो हैमस्ट्रिंग को हमेशा आपको स्ट्रेच करते रहना है, ओके, और क्वाड्रिसेप्स को हमेशा आपको स्ट्रेंथन करते रहना है। ओके तो दो एक्सरसाइज है, जैसे सोते हुए हमने घुटना नीचे टाइट किया और ओके नी यस कैप को दबाया, तो वो जो है वो क्वाड्रिसेप्स मसल ग्रुप को स्ट्रेंथन करता रहता है। ये घर की एक्सरसाइज हो गई। और जैसे हम जिम में जा रहे हैं तो आप एक्सटेंशन कर लीजिए, एक्सटेंशन पुलीज यूज कर लीजिए या बैक पुलीज यूज कर लीजिए, वो सारा कुछ क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेंथन करता है। एंड काफ रेज कर सकते हैं जिम में? बिल्कुल बिल्कुल Okay. बिल्कुल एंड डॉक्टर, जस्ट बिकॉज हम इस स्पेस पे, जैसे आप बता रहे थे कि घर पे दैट यू हैव टू पुश योर नी डाउन, इफ आई कैन शो इट बाय माय हैंड, लेट्स से आई एम लाइंग डाउन, दिस इज माय लेग, Yes. लेट्स अज्यूम दिस इज Yes. माय लेग, Yes. शोल्डर Yes. नी ऐसा है, तो नी को थोड़ा सा ऐसा पुश बिल्कुल करने प्रेस करना है Correct. नीचे ताकि Okay. आपकी बैक ऑफ द नी टचेस द बैक ऑफ द बेड। Okay. उसको होल्ड करना है 1 to 10 सेकंड्स Okay. और 10 सेकंड्स के बाद में रिलीज करना है। Okay. ये दिन में अगर आप 25 to 50 टाइम्स अगर करते हैं, इट विल हार्डली टेक 5 to 10 मिनट्स। मतलब आपने डिवाइड कर लिया कि सुबह 10 बार कर लिया, दोपहर में 10 बार, शाम में 10 बार, इवनिंग में सोने से पहले 10 बार। तो दैट इज मोर देन इनफ टू स्ट्रेंथन योर नी। ओके, गॉट इट, दैट मेक सेंस। एंड डॉक्टर, जिस तरीके से अभी हम बात भी कर रहे थे कि स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में, सो नॉर्मल पर्सन को स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकता है? बिल्कुल। सो स्पोर्ट्स इंजरी एक नाम दिया हुआ है Okay. बेसिकली कि जनरली वो स्पोर्ट्समैन को होती है, मगर कॉमन ले पर्सन को भी चलते चलते अगर उनका फुट प्लांटेड है और उनका नी ट्विस्ट हो गया तो उनका मेनिस्कस टेयर हो सकता है, मेनिस्कस फट सकता है, या लिगामेंट इंजरी होती है, भागते भागते अगर सडन ट्विस्टिंग हो गया तो लिगामेंट इंजरीज हो सकती है। बाइक एक्सीडेंट्स में लिगामेंट इंजरीज हो सकती है। तो ये लिगामेंट और मेनिस्कस इंजरीज और कार्टिलेज इंजरीज को हम स्पोर्ट्स इंजरीज जो कहते हैं, वो ले पर्सन में भी इक्वल अमाउंट में देखी जाती है बेसिकली। ओके। एंड जैसे कि आप बात कर रहे थे कि यूजुअली नॉर्मल चलते वक्त थोड़ा सा पैर अगर गलती से ट्विस्ट हो गया, यस। तो इसके ऊपर एक फॉलोअप क्वेश्चन ये आ जाता है कि इंसान, मतलब कैन रनिंग कुड बी अ प्रॉब्लम, इंसान ने भागना छोड़ देना चाहिए कि दे कैन कंटिन्यू? सी ये क्वेश्चन है ना, मुझे मेरी क्लिनिक में बहुत सारे जो मैराथन रनर्स आते हैं या एथलीट्स आते हैं, वो मुझे हमेशा पूछते हैं, आपने कभी मैराथन देखी है? आई हैव Have you आल्सो witnessed it? पार्टिसिपेटेड, या ओके, सो जो मैराथन जीतते हैं वो कहाँ के लोग रहते हैं? आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन गाइस। अफ्रीकन्स। तो आपने उनकी थाई मसल गर्द देखी है कभी? करेक्ट। तो उनकी बहुत- थाई मसल गर्द इतनी रहती है, उनकी नी जो है वो इतनी रहती है, उनकी काफ मसल गर्द इतनी रहती है। तो क्या होता है कि जो लोड होता है भागते वक्त, वो इज डिवाइडेड इनटू द मसल्स एंड द नीज टुगेदर। गॉट इट। हमारे जो लोग मैराथन करते हैं, उनकी जो काफ मसल और नी मसल की गर्थ होती है वो बहुत कम होती है, स्ट्रेंथ की भी कम होती है, प्लस विटामिन डी भी डेफिशिएंट होता है। ओके। तो इंजरीज होने के ज़्यादा चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रनिंग इज़ बैड,
but more than running, I recommend that walking in the swimming pool Okay. is much better for fitness, for losing weight, and to strengthen your knees. Okay. Running on hard surfaces, no matter what you say, I feel that it is over a period of time detrimental to the knee. Got it. And also डॉक्टर जिन लोगों के लिए स्विमिंग पूल एक्सेसिबल नहीं है तो उनके लिए कुछ alternatives, is there any alternatives? See, swimming pool अगर accessible नहीं है तो normal walking is also very very good. Okay. And exercising the knee is very very good. Okay. And also doctor, it's more of like कि you understand your body type, don't load your body. Yes, धीरे धीरे yes, weight के हिसाब बिल्कुल से. बिल्कुल gradually. Gradually. तो कोई भी हम exercise कर रहे हैं, जैसे आप warm up की बगैर अगर sports खेलेंगे या exercise करेंगे, you are bound to injure. Correct. तो पहले तो आपको warm up करना है, आपकी muscles को stretch करना है, उसके बाद में आप ग्रेजुअली आपके वेट रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करते जाइए. ओके सो डॉक्टर जैसे कि आप बता रहे थे कि विद टाइम ग्रेजुअली राइट, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे अभी आधे घंटे में या 1 घंटे में मुझे जाना है नीचे वॉक करने. यस. एंड जिस तरीके से मैंने बताया बिफोर स्टार्टिंग माय वॉक, इफ आई जस्ट डू सम सॉर्ट ऑफ लेग एक्सरसाइज जैसे आपने बताया था कि पुल डाउन करो या थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कर लीजिए, हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच कर लीजिए. हाँ, तो ये सारी चीजें करके वी कैन इफ वी स्टार्ट वॉक सो थोड़ा सा अच्छा एक 100%. गॉट इट. और वॉकिंग भी जो है आपको नॉर्मल कैजुअल वॉकिंग एक चीज होती है और एक ब्रिस्क वॉकिंग एक चीज. ब्रिस्क वॉकिंग इज वेरी वेरी गुड. मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें नॉर्वेजियन टेक्निक होती है जिसमें हम 4 मिनट अपने 90% ऑफ हार्ट रेट में हम भागते हैं. करेक्ट. और 3 मिनट फिर नॉर्मल चलते हैं. ऐसे अगर हमने 4 बार किया हफ्ते में 2 बार, which is a very very good exercise for your entire body fitness. Correct. Yes. Absolutely true. And it is also part of a high intensity interval. Absolutely. That is good. But doctor, usually हम थोड़े से ना मनी माइंडेड हो जाते हैं when it comes to investing in good gears or good shoes or good outfit. Yes. है ना. तो यूजुअली अगर एक स्पोर्ट्स के लिए मुझे एक शूज चाहिए, नॉट स्पॉन्सरिंग एनी ब्रांड, बट क्या टाइप का फोम होना चाहिए, क्या टाइप का मटेरियल होना चाहिए जो लॉन्ग रन के लिए हेल्पफुल हो सकता है? एज अ लेमैन आप फोम मटेरियल वगैरह अगर समझने जाएंगे तो बड़ा दिक्कत होगा. मुझे भी नहीं समझता है. करेक्ट. बट इफ आई हैव टू चूज द शूज फॉर माय ट्रेनिंग और माय वॉकिंग, इट हैज टू बी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट हैज टू बी कंफर्टेबल. ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो मतलब आपकी या तो वॉक में ऑल्टरेशन हो रही है या आप अपने आप को स्ट्रेन कर रहे हैं. तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो कंफर्टेबल होना चाहिए. इट शुड हैव अ गुड कुशन. ओके, दैट इज वन थिंग. इट शुड हैव अ गुड ग्रिप. सो व्हेन यू आर वॉकिंग देयर इज अ लेस चांस दैट यू विल स्लिप. एंड ग्रिप अगर अच्छा रहा तो आपकी वॉकिंग की पेस भी आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं. एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज शुड बी ऑफ द राइट साइज. अगर आपकी साइज नहीं है, एंड इट शुड बी, द मटेरियल शुड बी ब्रीदेबल, ताकि आपका मतलब स्वेट ना हो वहाँ पे. इट कीप्स योर फीट काम एंड कोल्ड. So that these are all 4 or 5 things which are important as far as shoes are concerned. Got it. And usually also किसी को अगर flat feet है तो arches वाले shoes भी available होते हैं. The S type. तो वो काफी ज्यादा हेल्प करते हैं ना. बहुत लोगों को ये नहीं पता कि flat feet can give rise to knee problems. Yes, true. So अगर आपको flat feet है, आपके चांसेस है कि आपको इनर साइड ऑफ द नी में काफी पेन हो सकता है, या अभी नहीं हो रहा है तो ग्रेजुअली होगा. करेक्ट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वेयर आर्चेस. Okay. तो वो या तो आप कस्टमाइजेबल आर्चेस बनवा लीजिए या तो शूज में जो आर्चेस अवेलेबल होते हैं वैसे टाइप के शूज ले सकते हैं. ओके. एंड डॉक्टर, नी पेन को हम विदाउट सर्जरी ट्रीट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली. सो हर नी पेन को सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है. इफ आई एम सीइंग, अगर मैं दिन के 20 पेशेंट देख रहा हूँ नी पेन के, हार्डली मैं उनको 4 या 5 पेशेंट्स को सर्जरी एडवाइस करता हूँ. ओके. बाकी के 15 पेशेंट्स को कंजर्वेटिवली हम डेफिनेटली मैनेज कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ओके. एंड यूजुअली आप जैसे बोल रहे थे कि आउट ऑफ 20 पेशेंट्स मोस्टली 4 to 5 पेशेंट्स. यस. व्हाट आर द मतलब बाकी लोगों को आप क्या एडवाइस करते हो? तो बाकी लोगों को जो एडवाइस है वो बेसिकली इट इज विद मेडिकेशंस, विद सप्लीमेंट्स, फिजियोथेरेपी. वॉकिंग इन द वाटर इज समथिंग विच आई रियली वांट माय पेशेंट्स टू डू, और वो करते भी है और काफ़ी अच्छे से रिजल्ट भी मिलता है उसका. घुटने में एक, जैसे अगर आर्थराइटिस है आपको, मगर इतना बुरा नहीं है कि आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट, तो हम एक इंजेक्शन डालते हैं घुटने में जो जेल का इंजेक्शन रहता है. जो फ्रिक्शन हमारे घुटने में हो रहा है वो फ्रिक्शन को वो कम करता है. तो वो काफ़ी हद तक सजेस्टेड करते हैं हम जो पेशेंट को रिक्वायर्ड होती है उसको. ओके, गॉट इट. एंड डॉक्टर, थोड़ा सा नी पेन के ऊपर ही जैसे कि थोड़ा सा कभी कभी पोरस हो जाता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं. यस. एंड देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज ऑस्टियोआर्थराइटिस. यस. सो ये दोनों क्या है
और इसके डिफरेंस क्या है तो actually? ये बहुत कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बिकॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, जैसे हमने कहा, वेयर एंड टेयर होता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली एजिंग प्रोसेस होता है, या अगर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है तो वो ऑटो इम्यून होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो सारे बोन्स की जो मैट्रिक्स रहता है, जो क्वालिटी रहती है, जो कैल्शियम रहता है अंदर, जो प्रोटीन रहता है, उसकी कमी रहती है। तो ये बहुत सिमिलर साउंड करते हैं वर्ड्स, बट बहुत अलग होते हैं। अब जिस पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ओके, मगर जो पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो। गॉट इट। ऑस्टियोपोरोसिस थायराइड प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकते हैं, पैराथायराइड प्रॉब्लम की वजह से होते हैं, कोई भी एंडोक्राइन प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं। अगर वो कोई मेडिसिन ले रहे हैं जैसे थायरॉक्सिन या एंटी एपिलेप्टिक, उसकी वजह से हो सकते हैं, जेनेटिकली हो सकते हैं, और वो कोई एज देख के नहीं आता है। तो इवन यंग पेशेंट लाइक 35-40 उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ओके। या एंड डॉक्टर, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि स्पोर्ट्स इंजरीज होते हैं, तो यूजुअली क्या ऐसा प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि मेरे को स्पोर्ट्स इंजरीज नहीं हो सके? सो उसका प्रिकॉशन ऐसे एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है स्पोर्ट्स खेलने से पहले या कोई भी एक्टिविटी करने से पहले, आपको वार्म अप करना बहुत एग्जैक्टली, जो ज़रूरी हमने है। डिस्कस कर रहे थे। यस, तो वार्म अप अगर आप करते हैं रेगुलरली, सीधे जाके खेलने नहीं लग जाते, तो उससे जो है इंजरी के होने के चांसेस बहुत 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 कम हो जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम वार्म अप, इज देयर एनीथिंग लाइक कवर, यूजुअली जो हाई एंड लोग होते हैं जो क्रिकेट्स खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, तो देखिए, वो अगर आपको इंजरी हुई है हम्म, और आपको किसी ने अगर एडवाइस किया है कि कोई बैंड पहनना है या कोई नी कैप पहनना है, तो यस, ओके, बट उसको प्रिवेंट करने के लिए वो नहीं होता। ओके। एंड दीज आर द टू थिंग्स दैट वी कैन डू। इज देयर एनी अदर थिंग्स दैट मेरे को याद नहीं आ रहा है, या वी विटे हैव? हमने कवर किया है, विटामिन विटामिन डी, डी, ओके। वार्म अप्स, हम्म, स्ट्रेंथनिंग्स ऑफ योर मसल्स, हम्म, एंड कुछ टेक्निक्स रहती है, जैसे जैसे हम किसी का अगर लिगामेंट टेयर हो गया है और हमने उसकी सर्जरी की है, अब उसको वापस स्पोर्ट्स में जाना है, तो एक बैलेंसिंग रिहैबिलिटेशन रहता है जो अब हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्समैन के लिए हम करेक्ट, करते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू गो बैक इनटू स्पोर्ट्स। ओके, तो बैलेंस ट्रेनिंग और प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। कटिंग जहाँ पे हो रहा है, ट्विस्टिंग हो रहा है नी का, तो वो उसकी एक ट्रेनिंग होती है जो सारे स्पोर्ट्समैन करते हैं इवन विदाउट इंजरीज, तो वो ओके, ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। ओके। एंड डॉक्टर, हम यूजुअली जो सोसाइटी से आते हैं, जिस जगह से हम आते हैं, यूजुअली डॉक्टर्स के पास इतना आसानी से जाते नहीं। हम बोलते हैं कि पहले घर पे ही ठीक करो, घर पे ही ठीक करो, ठीक है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। तो यूजुअली व्हेन शुड वी विजिट अ डॉक्टर? मैंने आपको लास्ट पोस्टकास्ट में भी कहा था कि मत जाओ डॉक्टर के कि पास। doctors and hospitals, it's a very traumatic feeling to go through, medications, going to doctors, appointments, hospitals, surgeries. Nature is a very very brilliant thing that we have with us, and nature जो है वो बहुत अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो नेचर काफ़ी हद तक हीलिंग करता है। अगर आपने सब कुछ ट्राई किया हुआ है और फिर भी आपका जो पेन है या जो भी सिम्टम है आपके वो नहीं जा रहे हैं, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाए और अपॉइंटमेंट लें, वो बेटर रहता है हमेशा। ओके। एंड वन लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर, बिफोर आई वी कवर द अदर टॉपिक। मुझे यस, ये बताओ कि यूजुअली जब इंजरी हो जाती है तो उसके बाद किस तरीके की एक्टिविटी को हमको स्टॉप कर देना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए? देखिए पहले तो खाली इंजरी नहीं, लेट्स टॉक अबाउट आर्थराइटिस करेक्ट, ऑल्सो। तो जैसे अगर ओल्ड एज है, आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है या एडवाइस नहीं की है, या आपको एडवाइस की है बट आपको करवानी नहीं है, तो हम क्या क्या चीज़ अवॉइड कर सकते हैं? एक जो है स्टेयर क्लाइंबिंग जो है, जितना अवॉइड कर सके उतना बेटर है। अगर ना अवॉइड कर सके, जैसे पुरानी बिल्डिंग से लिफ्ट नहीं अवेलेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि आपके दोनों घुटने में पेन हो रहा है, मगर लेफ्ट वाले में ज़्यादा हो रहा है, राइट वाले में कम हो रहा है, तो एक फॉर्मूला है या न्यूमोनिक है जो मैं आप सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ, गुड गोज टू हेवन, बैड गोज टू हेल। ओके, जो आपका गुड नी है, जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका गुड नी पहला स्टेप होना चाहिए, ओके, और जब हम नीचे जा रहे हैं गोइंग टू हेल, तब आपका बैड नी जो है वो पहला स्टेप होना चाहिए। ओके, तो गुड गोज टू हेवन, बैड गोज टू हेल। जब ऊपर जाते हैं स्टेयर्स क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो आपका गुड नी पहला स्टेप होगा, जब नीचे आ रहे हैं तब बैड नी। स्क्वाटिंग, सिटिंग क्रॉस लेगेड, जो पाल्टी मार के जब बैठते हैं, नीलिंग, जैसे मुस्लिम्स में नीचे बैठ जाते हैं, नीलिंग डाउन करते हैं, वो सब जो है वो अवॉइड करना चाहिए। नहीं, ये ऐसे बैठ सकते हैं आप, ओके, बिल्कुल, ठीक है, या सो ऐसे आप बिल्कुल बैठ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जहाँ तक इंजरीज का सवाल है, अगर एक बार आपको इंजरी हुई है, जैसे अभी आपको लिगामेंट टेयर हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि हर लिगामेंट टेयर को सर्जरी की ही रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे, ओवर माई 20 ईयर्स ऑफ माई प्रैक्टिस, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों जिनको ACL टेयर हुआ है उनको कंजर्व भी किया हुआ है।
बिकॉज अगर लिगामेंट टेयर की सर्जरी कब करानी चाहिए? जब आपको इंस्टेबिलिटी है। इंस्टेबिलिटी या तो ऑब्जेक्टिव हो सकती है या तो सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब अगर पेशेंट खुद फील कर रहा है कि उसको इंस्टेबिलिटी है, या डॉक्टर जो है वो ऑब्जेक्टिवली वो टेस्ट में पता कर रहा है कि उसको इंस्टेबिलिटी है। बहुत सारे ऐसे बच्चों में ऐसा देखा गया है कि इवन आफ्टर एसीएल इंजरी, उनका टेयर, एसीएल लिगामेंट का टेयर होने के बाद भी ना ऑब्जेक्टिव इंस्टेबिलिटी है ना सब्जेक्टिव, तो वो लोगों को सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं बट है। उनको रिहैब की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो उनको अपने क्वाड्रिसेप्स मसल जो है वो बहुत अच्छे से ट्रेन करने ज़रूरी है, उनको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है, और उनको कटिंग और ट्विस्टिंग स्पॉट्स जो होते हैं, जैसे सडन फुटबॉल। मूवमेंट वाले स्पॉट्स, वो अवॉइड करना। डॉक्टर, नी पार्ट हमने पूरा कवर कर लिए। नाउ विल कम टूवर्ड्स द शोल्डर पार्ट। सो शोल्डर स्टार्ट करते हैं। शोल्डर के लिए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शोल्डर इंजरीज? देखिए, शोल्डर ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। नी कैसा है? इट्स अ हिंज जॉइंट, तो वो आगे पीछे मूवमेंट करता है। वैसे शोल्डर जो है हम चाहे जो मूवमेंट है वो कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड अ सर्कमडक्शन, मतलब आप सर। हाँ, पूरा सर्कल घुमा सकते हैं शोल्डर के ऊपर। तो और उसमें 2 पार्ट रहते हैं। शोल्डर गर्डल जो है उसके 2 पार्ट रहते हैं। एक रहता है ग्लेनोह्यूमेरल जॉइंट और एक रहता है सब एक्रोमियल जॉइंट। अब जब हम इंजरीज की बात करते हैं, तो नॉर्मल इंजरीज जो शोल्डर में होती है या शोल्डर पेन के जो कारण है वो मैं आपको एनालिसिस करता हूँ। जैसे एक हो गया फ्रोजन शोल्डर, करेक्ट। बहुत ही कॉमन है, बहुत देखने को मिलता है। लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है उसके बारे में। पता है कि ये फ्रोजन शोल्डर है, उसके लिए क्या करना है वो आइडिया नहीं है। एक होता है कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस, जैसे उस सडन पेन होता है, इतना अक्यूट पेन होता है जैसे डिलीवरी का पेन हो, वैसे एग्जैक्टली वो पेन होता है, और वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में ही ठीक ठीक हो जाता है वो। तीसरी चीज़ होती है इंजरीज, जैसे हो गया इंस्टेबिलिटी हो गया, जैसे शोल्डर डिसलोकेट हो रहा है बार 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 बार, या हो गया रोटेटर कफ टेयर्स, जो काफ़ी एथलीट्स में देखा जाता है और ओल्ड एज में देखा जाता है। जो एक मसल होती है यहाँ पे, एक ग्रुप ऑफ मसल होती है, इनफैक्ट 4 मसल्स होती हैं जो एक टेंडन बनाती है और यहाँ पे ला के उसको अटैच होता है। ओके। वो जो फंक्शन है वो मसल का या टेंडन का, वो हाथ ऊपर नीचे करना है। तो बाइक इंजरीज हो गई, या गिर गए, या ओल्ड एज में पतला होके वो टेंडन जो है वो फट गया, उसको हम कहते हैं रोटेटर कफ टेयर्स। ओके। और एक और इंजरी रहती है जो कहते हैं हम स्लैप। स्लैप मतलब थप्पड़ मारना नहीं, स्लैप मतलब सुपीरियर लेबरल एंटीरियर पोस्टीरियर टेयर। तो जो हमारा सॉकेट रहता है उसकी एक कवरिंग रहती है। वो कवरिंग डिवाइड रहती है सुपीरियर, इंफीरियर और एंटीरियर पोस्टीरियर, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे। तो जो ऊपर की कवरिंग होती है वो अगर फट जाती है, वो कब फटती है? जैसे हम रेगुलरली स्विमिंग कर रहे हैं या प्रोफेशनली स्विमिंग कर रहे हैं या रैकेट स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो वहाँ पे एक माइक्रो ट्रॉमा होते होते एक टेयर बन जाता है, उसको हम कहते हैं स्लैप टेयर। तो ये सारी बहुत सारी इंजरीज है शोल्डर जॉइंट में जो हो सकती है। ये काफ़ी कॉमन है, इसलिए मैं इंलिस्ट कर रहा हूँ इसको। और सारी शोल्डर इंजरीज को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। ओके। या सारे इसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। विल स्टार्ट विद शोल्डर डिसलोकेशन। यस। बस डॉक्टर रोहित शर्मा को आप देखे हो कि उनका शोल्डर कभी एक तरीके से नीचे हो जाता है एंड Yeah. देन ही डू समथिंग लाइक दिस एंड वो Yes. वापस से। यस। तो ये कर सकते हैं? सी देखिए, रोहित शर्मा एक सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स पर्सन है। वो अगर एक सीज़न मिस कर जाएंगे तो उनका काफ़ी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इंडियन टीम को काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। ही इज़ एट द फैग एंड ऑफ हिज करियर, तो वो शायद 1-2 साल और खेलेंगे या 3-4 साल और खेल सकते हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ रोहित शर्मा। मैं चाहूँगा कि वो और खेले, मगर वो ये कर सकते हैं बिकॉज देयर इज़ लॉट्स एट स्टेक। मगर अगर आपको शोल्डर इंस्टेबिलिटी है या डिसलोकेशन है, तो उसके लिए आपको एक सर्जरी करवानी ज़रूरी है, क्योंकि ये वो बार बार आप जब वो डिसलोकेट को रीलोकेट करते हैं जैसे वो कर रहे हैं, तो चांसेस है कि कार्टिलेज डैमेज हो सकता है। जैसे अगर ये हमारा सॉकेट है, ये बॉल है, हर बार ये डिसलोकेशन जब हो रहा है, आप रीलोकेट कर रहे हो, तो यहाँ पे Friction. कार्टिलेज फ्रिक्शन होने के बहुत चांसेस है, और कभी कभी बोन लॉस भी हो सकता है। ये बात अलग है कि कुछ लोगों में लैक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो सब जगह से सारे मसल्स और लिगामेंट लैक्स है, तो उनको एक हैबिचुअल डिसलोकेटर बोलते हैं। वो खुद भी डिसलोकेट कर सकते हैं, वापस रीलोकेट कर सकते हैं, उनमें वो इंजरीज जैसे कार्टिलेज इंजरीज नहीं होती है, मगर उन लोगों को भी ये बार बार नहीं करना चाहिए। ओके। Yeah. एंड डॉक्टर, यूजुअली इफ ही डज एंड इफ एनीवन एल्स डज, तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है बार बार ज़्यादा अगर करते हैं तो? जैसे आपने बताया फ्रिक्शन से फ्रिक्शन हो जाएगा, बोन लॉस होगा। यस। ओके। एंड बट डज इट पेन यूजुअली डिसलोकेट से रीलोकेट अगर करते हैं तो तो डज इट अगर पेन? अगर काफ़ी लैक्सिटी है वहाँ पे, और हमको एक टेक्निक पता है रीलोकेट करने की, तो पेन फ्री होता है वो। ओके, गॉट इट।
एंड अभी फिर आते हैं फ्रोजन शोल्डर के ऊपर, तो फ्रोजन शोल्डर यूजुअली कैसे होता है? सी फ्रोजन शोल्डर का एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। फ्रोजन शोल्डर किसी एज में भी हो सकता है, वो Okay. 25 में भी हो सकता है, वो 65 में भी हो सकता है। वो होता क्या है, वो इन्फ्लेमेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट होता है। उसका कोई कारण नहीं रहता है। उसका कॉमनली हम देखेंगे तो डायबिटिक्स में, विमेन में, कोई ब्लंट इंजरी की वजह से ये हो सकता है, या एक्सेसिव वर्कआउट की वजह से भी हो सकता है कि एक शोल्डर में इन्फ्लेमेशन डेवलप हो गया और फिर वो एक साइकिल हो जाती है। पेन होता है, उसकी वजह से स्टिफनेस होती है, स्टिफनेस की वजह से और पेन होता है, और पेन की वजह से एक और स्टिफनेस होती है। जैसे कुछ लोग आते हैं, सिम्टम्स ये रहेंगे कि मैं बाल नहीं बना सकता, या मैं बैक का बकल नहीं लगा सकता, या मैं बैक पे सोप नहीं लगा सकता, या मैं अपना शर्ट नहीं पहन सकता। तो ये इसके सिम्टम्स रहते हैं। ये एक साइकिल रहती है 3 इयर्स की, तो उसके Okay. बहुत सारे फेजेस रहते हैं Okay. फ्रोजन शोल्डर के। अगर हम कुछ ना करें और 3 साल निकाल दें, तो 3 साल के बाद में ऑटोमेटिकली आप नॉर्मल हो जाएंगे। Okay. या एब्सोल्युटली, बट Okay. 3 साल बहुत बड़ा टाइम होता बहुत है। बड़ा टाइम है, correct. ये पेन में रहना, डिसेबिलिटी कि आप मूवमेंट नहीं कर सकते, इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो प्लेन एंड सिंपल है, फिजियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन। मगर प्रॉब्लम ये होती है कि हम रिहैबिलिट कर नहीं सकते, बिकॉज अंदर सब जकड़ा हुआ है। आपको स्ट्रेच करना है उसको, वो जकड़न को तोड़ने के लिए। वो साइकिल है, पेन स्टिफनेस की साइकिल है, उसको हमें ब्रेक करना है। तो वो ब्रेक होगा फिजियोथेरेपी से, मगर फिजियोथेरेपी आपसे होगी नहीं। कुछ पेशेंट्स हैं जो अर्ली स्टेज में आते हैं, वो सिर्फ फिजियोथेरेपी से ही ट्रीट हो जाते हैं। Okay. बट कुछ पेशेंट्स हैं जो लेट लेट हैं, आते हैं. उनको एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, एक स्टीरॉयड इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, जो वर्ल्ड में सब जगह देते हैं। तो इसका जो टैबू है हमारे यहाँ पे स्टीरॉयड इंजेक्शन का, वो टैबू बहुत गलत है, Okay. मिस इन्फॉर्म्ड है। बिकॉज वो एक 2 ml स्टीरॉयड की वजह से आपको कोई स्टीरॉयड्स के जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं वो नहीं होते Okay. बिल्कुल भी। वो लोकली एक्ट करता है, वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ताकि फिजियोथेरेपिस्ट आपको स्ट्रेच कर पाए। Okay. एंड इन माई 20 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस हमने देखा है कि मैक्स टू मैक्स हमने सबसे जकड़न फ्रोजन शोल्डर, मतलब एकदम ही स्टिफ फ्रोजन शोल्डर को हमने 15 to 20 डेज में एब्सोल्युटली नॉर्मल किया। Oh wow. लोग 6 मंथ्स 3 मंथ्स स्ट्रगल करते हैं फ्रोजन शोल्डर से, एक साल स्ट्रगल करते हैं। पर अगर एक इंजेक्शन ले लिया और फिजियोथेरेपी ढंग से की। अच्छा, फिजियोथेरेपी जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि हर एक स्पेशलिटी होती है। Correct, तो absolutely. फिजियोथेरेपिस्ट में भी शोल्डर स्पेशलिस्ट रहते हैं, नी स्पेशलिस्ट रहते हैं, न्यूरो फिजियो रहते हैं, कार्डियक फिजियो रहते हैं। Correct. तो आपने सही फिजियो के पास में अगर एक्सरसाइज करवाई तो 15 to 20 डेज में आप एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाते हैं। ओके एंड डॉक्टर, जिस तरीके से आपने बताया कि दैट आप एक इंजेक्शन लेते हो, Yes. स्टीरॉयड होता है Yes. वो, सो इज इट अ वन टाइम थिंग कि It दो? is, so in 99.9% of the times it is a one injection. ओके. In the 0.1% जो रिमेनिंग 99.9 के बाद में जो 1.1% जो रह जाता है, उसमें सेकेंड इंजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है, ओके. मगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज जस्ट वन इंजेक्शन। ओके एंड जैसे आपने बताया कि अलग अलग ट्रीटमेंट जैसे कि फिजियोथेरेपी हो गया, फिर एक Yes. इंजेक्शन के थ्रू Yes. वी ट्राई टू, Yes. अपार्ट फ्रॉम दैट यूजुअली कब जाके सर्जरी की नौबत आ सकती है? फ्रोजन शोल्डर में सर्जरी की बिल्कुल बिल्कुल नौबत भी नहीं आती, जरूरत नहीं है. बिल्कुल भी Okay. जरूरत नहीं आती। मेरे 20 साल की करियर में मैंने शायद एक फ्रोजन शोल्डर की सर्जरी की होगी या 2 की होगी मैक्सिमम। वो इसलिए बिकॉज 2-3 लोगों ने ऑलरेडी इंजेक्शन ट्रायल दिया था, वो ठीक नहीं हो रहे थे, उनको फिर से इंजेक्शन लेना नहीं था, उनको एक परमानेंट क्योर चाहिए था, तो हमने वो दे दिया। तो बट अच्छा, इंजेक्शन भी परमानेंट क्योर है। ओके, द स्टीरॉयड इंजेक्शन. यस, इंजेक्शन ऐसा नहीं कि टेम्पररी क्योर हो गया बाद में फिर से हो जाएगा फ्रोजन शोल्डर। आपने एक बार इंजेक्शन ले लिया, वो साइकिल ब्रेक हो गई फिजियोथेरेपी के साथ। अच्छा, ना खाली फिजियोथेरेपी काम आएगी, ना खाली इंजेक्शन, सब चीज आपको साथ में. सिनर्जी इफेक्ट होता है कि Correct. इंजेक्शन के बाद में अगर आपने फिजियोथेरेपी की तो इट इज अ परमानेंट सोल्यूशन, इट इज नॉट अ टेम्पररी सोल्यूशन। गॉट इट. एंड डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया अगेन, मैं इस बात पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहूँगा कि इसका कोई भी सिम्टम नहीं होता है, मतलब कोई साइड इफेक्ट्स नहीं बिल्कुल नहीं होता है। डायबिटिक्स में अगर बहुत हाई शुगर्स है तो हम चाहते हैं कि वो शुगर्स कंट्रोल करे, उसके बाद में इंजेक्शन ले। मगर प्लीज रिमेंबर, ये एक लोकल प्रोसीजर है। ये स्टीरॉयड आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा भी नहीं. अगर जाएगा भी तो बहुत कम मात्रा में जाएगा, ओके. तो वो यहीं ब्रेक डाउन हो जाता है, बेसिकली यहीं एक्ट कर लेता है, तो ब्लड स्ट्रीम में जाता ही नहीं है। ओके एंड डॉक्टर ऑल्सो, कैन यू रिकलेक्ट कि जो आप बता रहे थे कि मैंने एक ही पेशेंट ट्रीट किया था फ्रोजन शोल्डर में, हाँ जो जी. सर्जरी आपने करे थे, Yes. एग्जैक्टली आपने क्या करे थे? बिकॉज वो अंदर पूरा एडिशंस थे, पूरी कैप्सूल जो है वो बहुत टाइट हो गई थी, तो हमने जाके सिर्फ कैप्सूल रिलीज किया था। ओके. जो इंजेक्शन और फिजियोथेरेपी करते हैं, एग्जैक्टली वही हमने सर्जिकली किया था। ओके एंड अभी विल कम टू द अदर टॉपिक, दैट इज स्लैप.
Yes. जहीर खान को भी था, आई बिलीव। Yes. सो क्या हुआ था उनको एग्जैक्टली? तो जो जैसे मैंने कहा रैकेट स्पोर्ट्स प्लेयर्स, बॉलर्स, स्विमर्स, ये लोगों में रेपिटेटिव माइक्रोट्रोमा होता है ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स बिकॉज दे आर डूइंग ओवरहेड एक्टिविटीज। करेक्ट। उसमें एक जगह पे या थ्रोअर्स हो गए तो उसमें बेसिकली हमारा जो थ्रोइंग एक्शन रहता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, करेक्ट। या स्विमिंग एक्शन रहता है वो एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स बहुत रहता complex. है। तो वो रेपिटेटिव माइक्रोट्रॉमा होने की वजह से एक जगह पे टेयर होता है जो सुपीरियर लेब्रम रहता है। अगर वो टेयर हुआ और अगर आप ले पर्सन है, जैसे आप स्पोर्ट्स नहीं खेलना चाहते, आप स्विमिंग नहीं करना चाहते, तो वो थोड़ा आपको इमीडिएट पेन होगा, आपको कंजर्वेटिवली मैनेज किया जाएगा एंड यू विल बी फाइन टू गो प्रोवाइडेड यू डोंट गो बैक टू प्लेइंग दैट स्पोर्ट अगेन। ओके। अगर आपको वो स्पोर्ट खेलना है तो फिर आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, हो सकती है। जरूरी नहीं है कि होगी, बिकॉज हम एक रिहैब प्रोटोकॉल देंगे आपको, वो रिहैब आप करेंगे अगर रेगुलरली करते हैं, उससे आपको कितना फर्क पड़ता है, देन प्रॉब्ली यू कैन गो बैक टू प्लेइंग ग्रेजुअली Okay. एंड देन इंटेंसली। एंड डॉक्टर इनका क्या डाइट थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि इंजरी ना हो तो हैवी प्रोटीन इंटेक, हाई प्रोटीन इंटेक, ऐसा कुछ होता है इनके देखिए case में? इंजरी अगर हो रही है तो प्रोटीन इंटेक से उसका कोई कनेक्शन Correct. नहीं है। अगर मसल इंजरी हो रही है या टेंडन फट रहा है तो उसके बहुत सारे दूसरे कारण भी रहते हैं, खाली प्रोटीन नहीं होता। बट ऑफ कोर्स इफ यू आर बिफोर प्लेइंग एनी स्पोर्ट, इफ यू आर वार्मिंग अप, if you're having a good diet, if your vitamin D is good, then the injury likelihood is going to be very very less. ओके। एंड डॉक्टर क्योंकि यूजुअली आजकल क्या हो गया है ना कि एवरीबडी वांट्स टू स्टे फिट, सो बहुत सारे लोग ना जिम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, Absolutely, राइट? absolutely. लेकिन कभी कभी ना डॉक्टर फॉर्म बहुत गलत हो जाता है। बिल्कुल, शोल्डर का जो भी हम लेटरल बिल्कुल, रेस कर रहे हैं, बिल्कुल। तो उस केस में हैव यू सीन कि गलत फॉर्म की वजह से अ पेशेंट हैज कम टू यू एंड व्हाट वाज द डायग्नोसिस दैट यू एक्चुअली Absolutely, डिड? absolutely. तो क्या होता है, एक चीज होती है इंटरनल इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। अब थोड़ा सा मैं सॉरी, इंटरनल? इम्पिंजमेंट ऑफ द Okay, शोल्डर। okay. अब वो मैं ना थोड़ा सा टेक्निकल आपको बताऊंगा, और शायद आपकी ऑडियंस को पसंद आए या ना मुझे पता नहीं, बट जरूरी है आपको जानना कि अगर बहुत लोगों को देखा होगा आपने, इससे शोल्डर जो है वो ड्रूपिंग रहते हैं ऐसे। ओके, जब आपके शोल्डर्स कॉन्स्टेंटली ऐसे है झुके हुए, बहुत सारे लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उनके भी शोल्डर से झुके हुए, तो क्या होता है कि आपको आपका जो ये वाला कैप्सूल है वो लूज होता है, ये वाला कैप्सूल पीछे वाला पोस्टीरियर कैप्सूल जो है वो बहुत टाइट हो जाता है, Okay. बिकॉज वो पूरा स्ट्रेच्ड है। ऐसे लोगों में चांसेस है कि स्लैप इंजरी बिना स्पोर्ट किए भी हो सकती है। ओके। यस, बिना अगर वो sports करे सडनली भी हो कुछ कर सकता है। दिया उन्होंने, बिकॉज ये वाला कैप्सूल बहुत टाइट है, तो आपका जो इंटरनल रोटेशन है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, और आपने अगर जोर से कुछ बॉल फेंक दिया या कुछ कर दिया तो एक इंजरी की वजह से भी आपको स्लैप टेयर हो सकता है। करेक्ट। नॉर्मली माइक्रो ट्रॉमा से होता है, मगर ऐसे सिचुएशन में जब आपकी पोस्टीरियर कैप्सूल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, पीछे वाली कैप्सूल, बिकॉज आपके शोल्डर जैसे ड्रूपिंग है, तो आपको ये स्लैप इंजरी कॉमनली हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा पॉस्चर जो है Correct हम अच्छे से मेंटेन करें। वो पॉस्चर नॉर्मल वर्क में भी मेंटेन होना चाहिए और ड्यूरिंग एक्सरसाइज जैसे आप कह रहे थे उसमें भी मेंटेन होना चाहिए। फॉर्म बहुत जरूरी होता है ड्यूरिंग वर्कआउट, स्पेशली इफ यू आर डूइंग वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग। अगर आपका फॉर्म और पॉस्चर करेक्ट नहीं है, आप चाहे कितने भी वेट्स ग्रेजुअली उठा ले, आपको इंजरी होनी ही होनी। होनी होनी। ओके। एंड डॉक, जैसे कि हम बता रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि मोस्ट ऑफ द थिंग जैसे कि वर्क फ्रॉम होम है या मोस्टली सिटिंग जॉब है, डेस्क जॉब है, करेक्ट? Yes. तो उस केस में जो चेयर होती है, Yeah. सो आई हैव स्पेसिफिकली टेकन अ चेयर जिसमें लंबार सपोर्ट एक होता है। Even I have taken that chair. सो इज इट नेसेसरी, कंपलसरी? Absolutely, ओके। absolutely. और बहुत इंपॉर्टेंट ये है, हम शोल्डर से थोड़ा सा हट रहे हैं, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए अगर मैं चेयर से आगे बैठता हूँ ऐसे, तो ऑटोमेटिकली एज ए ह्यूमन बॉडी मेरी एनाटॉमी जो है वो ऐसी हो जाएगी। ऐसी हो जाएगी, correct. मगर अगर मैं अपनी बटक्स को एकदम पीछे ले लेता हूँ, तो आई कैन सिट लाइक दिस Correct, करेक्ट firm. विद माय शोल्डर्स प्रॉपर्ली रिट्रैक्टेड। ओके। Yeah. एंड वी शुड ट्राई कि हम ऐसे पोजीशन में ज्यादा बिल्कुल बैठ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, गॉट इट। एंड डॉक, जैसे ये सारी चीज़ें हो गया, इसके अलावा भी ये फॉर्म हमने दुरुस्त कर ली, हमने Yes. सारी चीज़ें कर ली। Yes. इज देयर एनीथिंग एल्स जो आप नोटिस करते हो कि मे बी, जैसे कि हमने डाइट तो ऑलरेडी डिस्कस कर Yes, दी, लेकिन yes. इज देयर एनीथिंग एल्स दैट आई माइट हैव फॉरगॉटन टू ऐड कि उसके वजह से भी इंजरीज होने के चांसेस होते हैं? नहीं, हमने एक्चुअली ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया, जैसे वार्म अप्स हो गए, हमने डाइट कवर कर लिया, हमने विटामिन डी कवर कर लिया, हमने फॉर्म कवर कर Correct. लिया, हमने पॉस्चर कवर कर Correct. लिया।
तो ये सारी चीज़ें ही होती है जो यू नो इफ अ पर्सन इज नॉट यू नो हैविंग दीज सो ही इज मोर प्रोन टू गेटिंग इंजर्ड ओके, इन द शोल्डर। ओके। एंड ऑल्सो ये यहाँ पे बोन ज़्यादा होता है कि यहाँ पे मसल ज़्यादा होते हैं? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो शोल्डर जॉइंट जो है ना वो पूरा का पूरा कवर्ड होता है मसल करेक्ट, से और बोन से। बोन से। अगर आप देखेंगे तो आप मुझे पूछेंगे जैसे हमने नी में डिस्कस किया आइस ज़्यादा बेटर होता एग्ज़ैक्टली, है या हॉट एग्ज़ैक्टली। वाटर। तो जनरली स्पीकिंग आइस इज बेटर, मगर कभी-कभी कुछ लोगों को आइस टॉलरेट नहीं होता है, तो शोल्डर में अगर हमने गर्म पानी का सेक कर लिया, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन ओके। दैट। घुटने में हम क्यों नहीं करते? बिकॉज़ इसका मसल मास नहीं है ज़्यादा, सॉफ्ट टिश्यू नहीं है, बोनी है, तो हमको उसको कूल डाउन करना है। यहाँ पे शोल्डर इज़ वेल कवर्ड बाय द मसल्स, तो हमने अगर गर्म पानी भी सेक किया, तो वो कार्टिलेज की तरफ नहीं जाता है। ओके। वो और शोल्डर में जनरली आर्थराइटिस भी होता है, वेयर एंड टेयर जो हम कहते हैं, बट वो वेट बेयरिंग जॉइंट नहीं है। तो जनरली आर्थराइटिस हमारे कंट्री में नहीं होता है Okay. शोल्डर में। तो अब हॉट वाटर बैग यूज़ कर सकते हैं अगर कोल्ड से हमें प्रॉब्लम हो रही है। ओके। एंड डॉक्टर, आर यू बाय चांस इन एनी, मतलब आप फेवर में हो कि यूजुअली कैसा होता है कि कभी कभी लोग ना यहाँ पे बाम लगाते हैं एंड वो हीट प्रोड्यूस करता है, Yes. एंड एज यू सेड कि यहाँ पे तो नहीं लगाना चाहिए क्योंकि Yeah. यहाँ पे ऑलरेडी बोन है। Yes, yes. तो आर यू इन फेवर ऑफ पुटिंग बाम एट एनी So पॉइंट? I don't prescribe any balms or ointments to my patients because क्या होता है कि ये जो भी ointments होते हैं या balms होते हैं या OTC product होते हैं, they are counter irritants. ओके, They work as a counter irritant कि आपको जलेगा, आपको you know you'll forget about your original pain and you'll start thinking about your new pain and वो symptomatic effect देगा आपको and you'll feel better for some period of time. प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम बेटर फील करते हैं वो टाइम पे तब हम ऐसी कोई एक्टिविटी कर लेते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल पेन है वो वर्स हो जाता है। वो करेक्ट। तो हमें नेचुरल जो है वो नेचुरल वे में बेटर होना है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करना है। एंड डॉक्टर, डू यू थिंक कि बाय एनी चांस ये जो ऑइंटमेंट्स होते हैं उसमें लिडोकाइन होता है जिसकी वजह से थोड़ा सा सुन कर देता है? एनेस्थीसिया होता है उसमें, कुछ ऑइंटमेंट्स में बिल्कुल होता है। ओके। एंड जैसे कि अभी हमने ज़हीर खान का जो स्लैप इंजरी था वो भी डिस्कस कर लिया। वी वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द रोटेटर कफ टेस्ट, तो Yes. ये क्यों होता है? तो ये मोस्टली यंग एज में जो है वो इंजरीज की वजह से होता है, जैसे स्पोर्ट्स इंजरीज हो गई, गिर गए अगर यू नो आउटस्ट्रेच हैंड पे हम गिर गए, या बाइक एक्सीडेंट हो गया या कार एक्सीडेंट हो गया या ऊपर से गिर गए। ओल्ड एज में जो होता है वो बिकॉज ऑफ मसल पतली हो जाती है, उसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली भी टेयर हो सकती है या कोई एक्टिविटी पे भी टेयर हो सकती है। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हर रोटेटर कफ टेयर को हमको सर्जरी ही करनी है। करेक्ट। अब रोटेटर कफ जो है ये टेंडन जो है एक टेंशन में रहता है, और जैसे मैंने कहा 4 ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, करेक्ट। तो ज़रूरी नहीं कि हर टाइम वो चारों टेंडन फट जाते, कभी कभी एक टेंडन भी फटता है। अगर वो एक टेंडन फट रहा है, एमआरआई पे आपको दिख रहा है टेंडन फटा हुआ है, बट पेशेंट को अगर पेन नहीं है, पेशेंट को अगर स्ट्रेंथ है और उसके बाकी के मसल्स कॉम्पनसेट कर रहे हैं, तो फिर उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। बट वो एक डॉक्टर के एनालिसिस के बाद ही समझेगा। अगर जो शोल्डर स्पेशलिस्ट के पास, मेरे पास नहीं किसी और के पास, शोल्डर स्पेशलिस्ट के पास गए, वो उन्होंने कहा कि आपको एक ही मसल फटा है, आपके बाकी के सिम्टम्स जो है वो नहीं है, आपके मूवमेंट्स नॉर्मल है, आपकी स्ट्रेंथ मेंटेन है, आप थोड़ा सा फिजियोथेरेपी कीजिए, दैट कैन बी ट्रीटेड दैट वे। मगर अगर वो डॉक्टर को लग रहा है कि स्ट्रेंथ चली गई है या यू नो मसल इंजरी ज़्यादा है और सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, तो फिर सर्जरी ऑप्शन। ओके। एंड ये जो भी सर्जरी है एक बार ये परफॉर्म हो जाती है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली द सेम स्ट्रेंथ कैन इट बी रेज्यूम्ड कि स्ट्रेंथ कम हो जाती है? रोटेटर कफ टेयर जो है, अगर यंग पेशेंट्स हैं, हमने बहुत सारे यंग पेशेंट्स में हम सर्जरी करते हैं रोटेटर कफ टेयर की, एंड दे गो बैक टू जिमिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स, प्लेइंग बैडमिंटन, यू नो हैवी लिफ्टिंग, they can do all that. Okay. बट उसको टाइम लगता है। Correct. जैसे फर्स्ट 3 months आफ्टर सर्जरी थोड़ा सा हमें संभल के रहना है, रिहैबिलिटेशन करना है। इसकी रिकवरी थोड़ी सी है वो जो डिलेड है, Delayed है, कभी-कभी slow है। 6 महीने भी लग सकती है, मगर 1 साल के बाद में आप रिज्यूम कर सकते हैं आपकी Okay. एक्टिविटीज। ओके। एंड यूजुअली ये जब भी ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद कोई फूड या कुछ आप ऐसा बोलते हो कि ये फूड मत खाओ जिससे आपको नहीं, बिल्कुल एनी फूड कैन बी बिल्कुल, कंज्यूम? yes, yes, ओके। एंड आप यूजुअली डॉक्टर, आप शोल्डर भी कर रहे हो, आप नी भी कर रहे हो, आप हिप भी कर रहे हो, यस। सबसे ज़्यादा कौन से पेशेंट्स आते हैं? सो हमारे पास ज़्यादातर नी एंड शोल्डर के पेशेंट्स आते Okay. हैं। ये इसलिए है बिकॉज अपनी हमारी जो कंट्री है, एशियन पॉपुलेशन को हिप के कंप्लेंट जो है वो कम होते हैं। जो अमेरिकन पॉपुलेशन है या जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे हिप सर्जरी ज़्यादा होती है। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे हिप्स नहीं होते, मगर जो हिप के जो कंप्लेंट्स होते हैं, जो वो थोड़ा पेशेंट्स कम होते हैं है। वो थोड़े से कम है। सेकेंडली बट ये अभी देखा गया है कोविड के बाद में कि बहुत सारे लोगों को हिप आर्थराइटिस डेवलप हुआ है,
हिप आर्थराइटिस। हिप आर्थराइटिस डेवलप हुआ, बट हम जब हिप के ऊपर जाएंगे तब हम ये क्वेश्चन जरूर आप मुझे पूछना, कोविड का क्या रिलेशन है हिप आर्थराइटिस के साथ में। करेक्ट। एंड डॉक्टर ये सारी मतलब आप बोल रहे थे कि रोटेटर कफ हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, हाँ जी। करेक्ट, शोल्डर डिसलोकेट करके रीलोकेट करते हैं। या तो ये सारे सिचुएशन में नॉर्मली अगर ठीक है हम, तो कैन वी परफॉर्म एक्सरसाइज कर सकते हैं? अगर आप मतलब आपको अगर ये इंजरीज है हाँ। और आपको सिम्टम नहीं है इस चीज का, मतलब बार बार जैसे डिसलोकेट नहीं हो रहा है या आपको रोटेटर कफ टेयर है, आपको पेन नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप एक्सरसाइज करते हैं, मगर इट हैज टू बी ग्रेजुअल एंड सुपरवाइज्ड विद द Got it. करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म। एंड डॉक्टर, रोटेटर कफ टेयर में यूजुअली कौन से साइड पे या कौन से इस दर जगह पे ज्यादा पेन होता है? इज देयर एनी देखिए सिम्टम? रोटेटर कफ टेयर में ना बहुत क्लासिकल पेन होता है, जो Okay. होता है नाइट पेन, नाइट, रात के रात के वक्त। वक्त। ओके। फ्रोजन शोल्डर में भी होता है, मगर रोटेटर कफ में ज्यादा होता है, क्योंकि ये वाली जो मसल है हमारी, ये इट एक्ट्स लाइक अ रूफ। तो जब हम बैठे होते तब हमारा जो बॉल होता है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता है नॉर्मली, बट जब हम सोए हुए होते तब ग्रेविटी नहीं होती और मसल भी नहीं होती, रूफ नहीं होता उसका, बिकॉज वो फट गया है, वो बॉल जो है वो ऊपर जाके दूसरी हड्डी को टच करता है। ओके। तो इसलिए नाइट पेन जो होता है वो ज्यादा होता है। एंड डॉक्टर, इट्स ऑल्सो बिकॉज आई बिलीव, जस्ट प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम Yes. रॉन्ग, बट आई बिलीव कि हम एक पोजीशन पे ज्यादा टाइम तक सो रहे होते हैं एंड उसकी वजह से भी एक तरफ ज्यादा लोड आ जाता है, तो उसकी वजह से भी ये होता है? नहीं नहीं, ये ये ऐसा कुछ वो नहीं है। वो मसल पेन होता है। ओके। सी बहुत टाइम क्या होता है ना कि लोगों को ये नहीं पता, जैसे मैंने कहा कि स्पेशलाइज्ड सर्जन एंड अ जनरल सर्जन, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। करेक्ट। अभी बहुत लोगों को अगर नेक पेन होता है जो शोल्डर में रेडिएट करता है, या शोल्डर पेन होता है जो नेक में Neck पे रेडिएट radiate करता करता है, है। तो हमें ये डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, या आपको शोल्डर पेन है या आपको नेक पेन है। करेक्ट। बहुत सारे बार ऐसे होता है कि आपको लोअर बैक में पेन है, आपको स्लिप डिस्क हुआ है और आपको पेन आ रहा है घुटने तक, और आप कहेंगे मुझे घुटने में पेन आ रहा है, बट पेन तो आ रहा है बैक से, घुटना तो नॉर्मल है। Correct. वैसे ही यहाँ पे शोल्डर तो नॉर्मल है बट पेन आ रहा है नेक से, तो वो डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। ओके डॉक्टर, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक, ज्यादा नहीं बट शोल्डर से रिलेटेड, कि यूजुअली बेस्ट पोस्चर क्या होना चाहिए व्हेन वी आर स्लीपिंग? ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ कि भी नहीं है। ऐसा कोई भी पॉस्चर नहीं है कि जो बेटर है, जो कंफर्टेबल आपके लिए है, आपकी बॉडी के लिए है, वो बेस्ट पॉस्चर सकता है। एंड शाज, मैं आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर की जरूरत नहीं होती इसमें। ओके। अपनी बॉडी ही एक डॉक्टर है जो हमें कहती है कि ये पॉस्चर मेरे लिए ठीक नहीं है, ये पॉस्चर मेरे लिए ठीक है, करेक्ट। ये एक्टिविटी मेरे लिए ठीक नहीं है, ये एक्टिविटी मेरे लिए ठीक है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाके 2,000-3,000 रुपया कंसल्टेशन देने की जरूरत नहीं है। Okay. वो आपको बॉडी ही बता देगी आपकी। ओके। Yeah. लेकिन डॉक्टर, मैं चाहता हूँ कि इफ दिस इज कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर, Yes. इफ दिस इज कमिंग फ्रॉम अ क्रेडिबल सोर्स, Yes. दैट्स व्हेन द पीपल वुड स्टार्ट एंड Yes, implementing so that in just real life. listen to your body is my advice to the audience, that you listen to your body. Your body is your best doctor. Okay. और दूसरी चीज है कि जैसे आप सो रहे हो, आपने जो क्वेश्चन बोला मैं थोड़ा सा आंसर कर लेता हूँ। अगर आपको शोल्डर पेन हो रहा है और अगर आप सो रहे हो, समझ लीजिए आपको राइट साइड में शोल्डर पेन हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे एक छोटा सा पिलो लगा सकते हैं ओके। सोते वक्त, तो जो पेन हो रहा है वो कम हो जाएगा। Okay. या थोड़ा सा आप इंक्लाइन पे सोइए, जो Okay. नाइट पेन हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके। अगर आपको राइट साइड में सोने में अगर दिक्कत हो रही है, तो ऑब्वियसली योर बॉडी विल टेल यू शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। ओके। सो इट इज लाइक दैट। ओके, गॉट इट। एंड डॉक, मुझे ये भी आप बताइए कि इतने सारे शोल्डर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यूजुअली ये जो भी इंजरीज होते हैं, Yes. इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बाइक मत चलाइए। बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ज्यादातर तो बाइक ही चला रहे हैं बिकॉज दैट्स अ कम्यूट फॉर देम। हाँ, तो मैं ये कहूँगा कि रॉन्ग साइड मत चलाइए। ओके। बट नहीं, सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट, जैसे मैंने कहा, अगर स्पॉट खेल रहे हैं तो वार्म अप कीजिए। अगर पोस्चर आप मेंटेन कर रहे हैं जिम में या फॉर्म मेंटेन कर रहे हैं, तो ये सारी इंजरीज अवॉइड कर सकते हैं। ओके। एक्सीडेंट हम नॉर्मली अगर हम लॉ फॉलो करेंगे तो हम एक्सीडेंट भी अवॉइड कर सकते हैं। ओके, गॉट इट, दैट मेक्स सेंस। एंड डॉक्टर, फ्रोजन शोल्डर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज क्या हो सकती है? बेस्ट एक्सरसाइज फ्रोजन शोल्डर के लिए पेंडुलम एक्सरसाइज होती है। ओके, लाइक ऐसा? हाँ, आपको एक टेबल के पास खड़े रहना है और आपका जो मूवमेंट है आपको शोल्डर का इस तरीके से करना है। तभी आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपनी एल्बो नहीं बेंड कर रहे हैं, ओके, स्ट्रेट आप होना थोड़े से चाहिए। झुके हुए हैं और मूवमेंट कर रहे हैं। ये एक हो गई एक्सरसाइज। दूसरी होती है वॉल क्लाइंबिंग। जैसे आप वॉल के बाजू में खड़े हो जाइए और आपकी फिंगर्स से उसको क्लाइंब करते रहिए, ओके। तो ये आपकी मोबिलिटी आपको देगी। और तीसरी एक एक्सरसाइज है, आपको यहाँ की कैप्सूल जो है वो स्ट्रेच करनी है। तो अपना हाथ पीछे रखना है आपको और इस तरीके से होल्ड करना है,
0 to 10 सेकंड्स और फिर छोड़ना है। ओके ये 3 एक्सरसाइज बहुत बहुत काम करेगी आपको फ्रोजन ओके शोल्डर में। एंड फ्रोजन शोल्डर के अलावा जो भी हमने प्रॉब्लम डिस्कस करे यस, उसके लिए भी ये सेम एक्सरसाइज उसके लिए अप्लीकेबल? भी ये एक्सरसाइज स्टिफनेस को रिलीज करने के ओके लिए है। अगर आपको कोई टेयर हुआ है तो हमको उसकी जो सेकेंडरी मसल है उसको एक्टिवेट करना ओके है ताकि वो कॉम्पेंसेट कर सके। ओके तो वो आपको एक थेरेपिस्ट, स्पेशलिस्ट थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा और वो आपको सिखाएगी कि आपको कॉम्पेंसेट कैसे करना है, किस ओके मसल को करना है और उस मसल को हमें स्ट्रेंथन करना है। ओके तब जाके आपका प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होगा। गॉट इट, दैट मेक्स सेंस। डॉक्टर, नी हो गया कवर, शोल्डर हो गया कवर, अब आते हैं हिप पे। तो यूजुअली जो हिप पेन होता है, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिप पेन में व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिप प्रॉब्लम्स? देखिए पहले तो हम ये स्पेसिफाई कर ले कि हम क्या एज ग्रुप में देख रहे हैं। अभी हिप जो है अगेन इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स जॉइंट। तो स्पॉट्स इंजरीज अगर हम देखेंगे तो हमें स्ट्रेन्स हो सकते हैं मसल्स के, जैसे फ्लेक्सर मसल स्ट्रेन या ग्रॉइन स्ट्रेन जो हमारे क्रिकेटर्स को होता रहता है। वो हाई इम्पैक्ट रनिंग एथलेटिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा देखने मिलता है। दूसरा हो गया आईटी बैंड टाइटनेस या आईटी बैंड सिंड्रोम हम जो कहते हैं। वो एक बैंड रहता है जो हिप से लेके नी तक आता है। उसकी वजह उसकी इन्फ्लेमेशन या टॉटनेस की वजह से हमें पेन आ सकता है। दूसरा हो गया एफएआई जिसको हम कहते हैं फीमरो एसिटेबुलर इम्पिंजमेंट। वो भी हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स पर्सन में देखने मिलता है और उसकी वजह से भी काफ़ी पेन होता है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स होते हैं। बर्सा होता है बहुत सारा हिप जॉइंट में, जैसे ट्रोकैंट्रिक बर्सा हो गया, वो अगर इन्फ्लेम होता है तो उसकी वजह से पेन हो सकता है। ये सारे जो सिम्टम्स मैंने आपको कहे, मोस्ट ऑफ देम कैन बी ट्रीटेड कंजर्वेटिवली, ओके मतलब विद मेडिकेशंस, विद थेरेपी, विद फिजिकल थेरेपी, विद फिजियोथेरेपी, ऑल दीज थिंग्स कैन बी ट्रीटेड वेरी वेल। सर्जरी की रिक्वायरमेंट बस एक या दो कंडीशंस में होती है जिसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा हो गया फ्रैक्चर्स ऑफ द हिप जॉइंट जो हम व्हीकुलर एक्सीडेंट में देखते हैं या ओल्ड एज में फॉल की वजह से देखते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट सर्जरी ही होती है। और तीसरा हो गया आर्थराइटिस हिप का, जो बहुत सारी वजह से हो सकता है, जैसे रूमेटॉइड डिजीज़ हो गई या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया या एवास्कुलर नेक्रोसिस हो गया, जिसमें ब्लड सप्लाई जो होती है हिप जॉइंट में वो कम हो जाती है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। करेक्ट बट ये बेसिक ब्रॉड कैटेगरीज है हिप जॉइंट पेन की। ओके एंड आपने बताया कि मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम होता है दैट कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल विदाउट सर्जरी। यस। बट जब सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो सर्जरी में क्या यूजुअली किया जाता तो है? डिपेंड करता है हम किस चीज़ की सर्जरी कर रहे हैं। जैसे Okay. अगर हो गया कि हम अगर लेबरल टेयर हो गया हिप जॉइंट में, और हम जैसे सॉकेट और बॉल है वापस, वहाँ पे भी एक सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग जिसको हम लेब्रम कहते हैं। तो अगर उसका टेयर हो गया और वो पेन कर रहा है या वो लॉकिंग कर रहा है हिप जॉइंट को, तो हम उसको आर्थोस्कोपिकली हम ट्रीट करते हैं दूरबीन से, लेजर से, जैसे हम नी और शोल्डर में करते हैं। ओके या अगर आपको एफएआई है, जैसे बोन ग्रोथ हो गया जिसकी वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है और पेन है, तो हम उस बोन को शेव ऑफ करते हैं। वो भी आर्थ्रोस्कोपिकली दूरबीन की या लेजर की वजह से हेल्प से होता है। ओके हम अगर फ्रैक्चर हो गया तो हम उसको या तो प्लेट या स्क्रू बिठाते हैं, या अगर अब आर्थराइटिस हो गया तो हम उसको रिप्लेस करते हैं। Okay. तो ये सारी सर्जरीज हिप जॉइंट की हैं। ओके एंड हिप आर्थराइटिस में भी यूजुअली यही होता है कि हिप आर्थराइटिस में कुछ और होता है? हिप आर्थराइटिस में वेयर एंड टेयर की वजह से हिप आर्थराइटिस होता है। जैसे मैंने कहा इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जैसे Correct. जो ब्लड में ऑटो इम्यून डिजीज है उसकी वजह से हो सकता है। या अगर हम अल्कोहल ज़्यादा पी रहे हैं या हम स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है हिप जॉइंट की वो कम हो जाती है, उसकी वजह से नेक्रोसिस होता है और उसकी वजह से आर्थराइटिस होता है। ओके एंड ये सारी चीज़ आप जैसे बताए अल्कोहल पीने से हो जाता है, तो यूजुअली अल्कोहल कितना कंज्यूम करना चाहिए? नहीं वैसे नहीं, जैसे हम सोशली अगर ड्रिंक कर रहे हैं तो that's fine. उसमें इतना हम कह रहे हैं कि रेगुलर बेसिस पे हाई लेवल ड्रिंकिंग की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके सो इफ समवन हु इज डूइंग अ हाई, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, तो देयर Yes. कुड बी हाई चांसेस Yes, कि उनको हो सकता yes, है। yes. ओके एंड उसके अलावा कभी कभी ना जॉइंट पेन होता है, हिप जॉइंट में जो भी प्रॉब्लम आता है, Yeah. कभी कभी ये भी नोटिस किया गया कि कोविड की वजह से भी हुआ है, तो वो क्यों हुआ था? सो कोविड के बाद में हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। Correct. वैक्सीन के बाद भी वो बेटर नहीं हो रहे थे, उनको स्पेशलाइज इंजेक्शन दिया गया था, स्टीरॉइड्स दिया गया था, बहुत मात्रा में स्टीरॉइड्स दिया गया था। उसकी वजह से जो है ब्लड सप्लाई जो है वो हिप जॉइंट की कम हो गई, उसकी वजह से नेक्रोसिस हो गया, जैसे डेड हो गया टिश्यू हिप जॉइंट का या बोन डेड हो गया। उसकी वजह से आर्थराइटिस हो गया। तो रिप्लेसमेंट के लिए काफ़ी सारे पेशेंट्स को पोस्ट कोविड हमारे पास आए और इसका बहुत सारा साइंटिफिक लिटरेचर भी पब्लिश हुआ है इन मेडिकल जर्नल्स एंड ऑर्थोपेडिक जर्नल्स। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोविड की वजह से हुआ है, बट कोविड की ट्रीटमेंट की वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस हिप जॉइंट के काफ़ी देखने मिले हैं।
एंड अभी तक आप देख रहे हो ये बिल्कुल, चीज़? बिल्कुल, ओके। बिल्कुल। एंड आप जैसे बताया कि ब्लड सप्लाई कम हो गया हाँ था, जी। करेक्ट? तो यूजुअली क्योंकि हम नॉर्मली डॉक्टर अगर वॉक कर रहे हैं तो ब्लड सप्लाई तो आ जाना चाहिए। बट इन केस नहीं हो रहा है तो क्या फॉर्म, क्या पोस्चर या क्या ऐसा करें जिससे ब्लड नहीं, ये सप्लाई ब्लड यूजुअली सप्लाई जो है ना, हाँ, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड चलता है हुँ, वेन्स में, आर्टरीज में, करेक्ट। वैसे बोन्स में भी ब्लड सप्लाई होती है। बोन्स में भी होता है? बिल्कुल, बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। दे आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म्स राइट इन द ओके, बॉडी, देयर इज़ नथिंग व्हिच करेक्ट। इज़ डेड। तो सब जगह पे ब्लड सप्लाई है। तो बोन की जो ब्लड सप्लाई, वो स्पेसिफिक बोन की ब्लड सप्लाई जो है वो ब्लॉक हो जाती है। ओके एंड देन आप व्हाट डू यू डू कि जिससे वो सप्लाई रेज़्यूम तो हो अगर जाए? पेशेंट्स अगर अर्ली स्टेज में आते हैं हुँ, हमारे पास, तो हम कुछ मेडिकेशन से वो ब्लड सप्लाई रिस्टोर कर सकते हैं। ओके, अगर मिड स्टेज में आते हैं तो हम क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जमा हो जाता है ब्लड सप्लाई की ब्लॉकेज की वजह से, तो हम एक छोटी सी सर्जरी है जिसमें हम प्रेशर रिलीज़ कर देते हैं। वो ऑप्शन भी हमारे पास है। बहुत सारे पेशेंट्स को हमने वैसे भी ट्रीट किया है। और अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया तो फिर हिप रिप्लेसमेंट एक ऑप्शन रहता है। ओके एंड जैसे आप बता रहे थे कि अर्ली स्टेज, मिड स्टेज, तो पहले तो मुझे आप ये बताओ कि एग्ज़ैक्टली इसके सिम्पटम्स क्या है? इसके सिम्पटम्स है कि पेन, सीवियर पेन, पेशेंट को सीवियर पेन होगा, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर बहुत सीवियर हुआ तो शॉर्टनिंग भी हो जाती है, मतलब कुछ लोगों को लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी भी हो सकती है अगर बहुत वेट किया तो, क्योंकि वो अंदर ही अंदर सड़ रहा है, नेक्रोज़ हो रहा है, तो उसकी जो हाइट है वो कम होती जा रही है। तो ये सारे सिम्पटम्स होंगे पेशेंट्स को। एंड ये सारी चीज़ें पता कैसे चलती है? थ्रू एमआरआई और एक्स-रे? तो एक्स-रे इज़ द फर्स्ट चॉइस मोडालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद में एमआरआई। ओके एंड आप बता रहे थे कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड हाँ स्टेज, जी। तो ये फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज जाने में कितना टाइम लगता है? इसका कोई कोई भी नहीं है। अंदाज़ा नहीं है। तो यही इसीलिए पेशेंट्स अभी तक हमारे पास आ रहे हैं, बिकॉज़ अगर कोविड 4 साल पहले हुआ था, हुँ, स्टीरॉयड अगर 4 साल पहले मिला था या 3 साल पहले मिला था, अगर वो फर्स्ट स्टेज में तभी थे, शायद उनको पता भी नहीं था। और अभी वो शायद सेकंड स्टेज में गए, वो हमारे पास आ रहे हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जो डायरेक्टली थर्ड स्टेज में चले गए इमीडिएटली। तो उसका कोई डेफिनिशन नहीं है कि कब होगा। ओके यस। एंड हिप आर्थराइटिस के अलावा अगर हिप के अलग प्रॉब्लम होते हैं, तो क्या स्पोर्ट्स खेलने से भी हिप में प्रॉब्लम हो बिल्कुल, सकता बिल्कुल। है? जैसे ओके। मैंने कहा, क्रिकेट खेलते वक़्त ग्रॉइन हुँ, इंजरीज़ हो सकती है, हुँ, फ्लेक्सर टेंडन इंजरीज़ हो सकती है, फ्लेक्सर मसल इंजरीज़ हो सकती है। हुँ। हमें बर्साइटिस हो सकता है, एफएआई हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है स्पोर्ट्स की वजह से। ओके तो डॉक इसकी वजह से मैं लोगों को डराना नहीं चाहता बट यूजुअली अगर ऐसा देखा जाए कि स्पोर्ट्स खेलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कभी-कभी इंजरीज होने के चांसेस होते देखिए, हैं। इंडिया में अभी तो स्पोर्ट्स आया है। एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू बिकम अ गुड स्पोर्टिंग नेशन। करेक्ट हम ओलंपिक्स में भी अच्छा कर रहे हैं, हम वर्ल्ड क्रिकेट में भी अच्छा कर रहे हैं, फुटबॉल में भी शायद अभी अच्छा करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि स्पोर्ट्स नहीं खेलना है हमें, करेक्ट बिल्कुल एब्सोल्युटली स्पोर्ट्स खेलना है, हम्म बट हमें प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ करना है, हमें प्रॉपर पोस्चर के साथ में करना है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, जैसे अभी रास्ते पे चल रहे हैं, हम्म तो आजकल तो समझ बड़ा गया दिक्कत हो रहा है, हाँ तो ये थोड़ी ना होगा कि हम रास्ते पे चलना छोड़ दें। करेक्ट सो इट्स सिंपल लाइक दैट। आपको प्रिकॉशन लेके आपको, या हेल्दी रह के आपको अपने फॉर्म देख के, फिटनेस देख के फिर डिसाइड करना है आप कैसे कितना एग्रेसिव स्पोर्ट्स खेल सकते ओके हैं। एंड डॉक्टर जैसे थोड़ा सा फॉर्मेंटेशन के बारे में बात कर रहे थे कभी कभी इंजरी के बेसिस पे यहाँ पे कौन सा फॉर्मेंटेशन हो सकता है कोल्ड तो या हॉट जैसे अगर हमें ग्रॉइन स्ट्रेन हो गया है, या हमें आगे की मसल का, ये फ्रंट ये साइड या साइड का फ्लेक्सर्स ओके का अगर ओके स्ट्रेन हो गया है, तो हम यहाँ पे गर्म पानी का सेक भी कर सकते हैं। अगर साइड में हमको बर्साइटिस हो गया तो हम आइसिंग कर सकते हैं। हिप जॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेल कवर्ड बाय मसल्स ऑल ओके अराउंड। करेक्ट तो हम हीट और कोल्ड जो भी हमें बेटर लगता है हम यूज कर सकते हैं। ओके सो मतलब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि बिल्कुल, 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 हीट ये करे बिल्कुल, कि ये बिल्कुल। करे ओके एंड यूजुअली अगर हिप आर्थराइटिस होता है तो इस केस में अगर इंसान कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है या वर्कआउट कर रहा है या वॉकिंग कर रहा है सो इज इट सेफ कि थोड़ा सा तो कॉशन अगर लेना देखिए, चाहिए कैसा है ना कि हिप आर्थराइटिस कौन से स्टेज में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कुछ चीज़ें होती है, जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वो 21 ईयर्स में भी हो सकता है। वो एक ब्लड डिसऑर्डर है, एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। तो अगर उसको हमें फुल ब्लोन आर्थराइटिस से प्रिवेंट करना है तो हमें मोबिलिटी करनी है, हमें स्विमिंग करनी है, हमें योगा करना है, तो वो सब बहुत ज़रूरी है हिप जॉइंट के लिए। ओके तो अगर आप वो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप मोबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, इट्स वेरी वेरी गुड, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट गेटिंग पेन वाइल्स डूइंग दैट। गॉट इट बिकॉज आपकी बॉडी आपको स्टॉप कर देगी। दैट पेन इज द वे ऑफ टेलिंग योर बॉडी। जैसे फीवर, आपको हमें फीवर क्यों आता है? क्योंकि हमारी बॉडी बॉडी रिएक्ट करती रिएक्ट है कर रही है टू एन इन्फेक्शन। तो हमें बॉडी कह रही है फीवर आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। वैसे ही अगर हमें हिप जॉइंट, नी या शोल्डर में अगर कुछ हम कर रहे हैं और पेन आ रहा है, तो इट इज अ बॉडी रिएक्शन टेलिंग अस कि बॉस ये मत करो, आप
मुझे तकलीफ हो रही है, करेक्ट। दैट इज द टाइम व्हेन यू स्टॉप। ओके। एंड डॉक्टर, हमने जैसा व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द नी पेन, तो हमने थोड़ा सा डाइट के बारे में फोकस किया, Yes, करेक्ट, कि yes, डाइट में थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम हो गया। yes, हम डाइट को पूरा कसूरवार तो नहीं ठहरा सकते, बिल्कुल, करेक्ट। बिल्कुल। लेकिन डू यू थिंक समवेयर डाउन द लाइन द एयर दैट वी आर ब्रीथिंग कुड आल्सो बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि इतना जो ऑक्सीजन रिलेटेड ऑक्सीजन रिच ब्लड है वही बॉडी को सप्लाई नहीं हो रहा है। सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी और हैव यू सीन कि जिसकी वजह से कि इसकी ब्लड में ऑक्सीजन कम है या काफ़ी सही नहीं है, उसके वजह से भी AQI खराब है, उसके वजह से भी प्रॉब्लम फेस हुआ है? देखिए, प्रॉब्लम ये होती है ना कि AQI की वजह से बोन हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं होती है, Correct. AQI की वजह से लंग हेल्थ में प्रॉब्लम होती है और मसल हेल्थ में प्रॉब्लम होती है। ओके। मसल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। Correct. एंड जब हम इनफैक्ट हम जब वर्कआउट करते हैं या एथलेटिक एक्टिविटीज़ करते हैं और AQI जो अच्छा नहीं रहता है तो हमें काफ़ी एडवर्सली इफेक्ट करता है। और दूसरा मसल ब्रेकडाउन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर Okay. मसल ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है तो वो हमें हमका क्रिएटिनिन जो है वो बढ़ जाता है, तो वो किडनी को अफेक्ट करता Kidney है। को तो affect करता है। ओवरऑल पोल्यूशन लेवल has definitely a big impact on bone and muscles. Okay, Yeah. got it. That makes sense. So some, not directly, but indirectly it Indirectly, is yes, related. absolutely. Okay. And यूजुअली अगर मतलब मुझे किस तरीके से पता मतलब व्हाट आर द सिम्टम्स दैट यू सी कि जैसे कि आपने बताया कि स्टेजेस है, कौन से स्टेजेस में आता है Yes, हमें पता है, तो yes. मुझे सबसे पहले यू इलेबरेट कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस? Okay. तो आर्थराइटिस के 4 स्टेजेस रहते हैं। Okay. स्टेज 1 में जस्ट इनिशियल बिगिनिंग होती है। स्टेज 2 में जो है वो कार्टिलेज डैमेज होना शुरू होता है। स्टेज 3 में जो है वो हमारा जो हेड होता है फीमर का वो कोलैप्स हो सकता है। एंड स्टेज 4 में फुल ब्लोन आर्थराइटिस होता है। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए थे सर्जरी करवाने के लिए हिप जॉइंट की। उनको भी कोविड में स्टेरॉइड दिया गया था एंड ही वाज कंप्लेनिंग ऑफ हिप पेन। 3 महीने या 4 महीने पहले मेरे पास वो आए थे और सर्जरी के ही किसी ने उनको सर्जरी एडवाइस किया था और सर्जरी के लिए ही मेरे पास आए थे फॉर अ सेकेंड ओपिनियन एंड रेफर टू अनदर पेशेंट। तो उनको जब मैंने देखा तो मुझे नहीं लगा कि वो सर्जरी के कैंडिडेट है। जब मैंने उनका एक्सरे देखा तो वो फर्स्ट स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में थे। उनको हमने मेडिकेशंस दी, उनको हमने फिजियोथेरेपी एडवाइस करी और अभी रिसेंटली वो लास्ट वीक आके गए एंड ही इज एब्सोल्युटली फाइन। ओके। तो पेन इज द वे यू विल गेट टू नो कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं। बट जैसे मैंने कहा सर्जरी इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। Correct. ओके, 70 to 75% of the patients can be managed conservatively with good physical therapy and physiotherapy, whether it Okay. be a hip, knee or shoulder. ओके। एंड जैसे कि आप बता रहे थे कि Can I add something? या प्लीज गो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स है या पेशेंट्स है या हॉस्पिटल्स है वो फिजियोथेरेपिस्ट को वैल्यू नहीं करते। करेक्ट। अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो रिहैब स्पेशलिस्ट जिसको हम फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं वो बहुत ही वैल्यूड मेंबर ऑफ द टीम होते हैं। ट्रॉमा स्पेशलिस्ट एज वेल? नहीं, रिहैब स्पेशलिस्ट मतलब जो फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज कराते हैं, जो ट्रेन है Correct, फिजियोथेरेपी correct. में, रिहैबिलिटेशन में। ओके। हमारी टीम में वी हैव अबाउट 7 पीपल वर्किंग विद अस इन द रिहैब डिपार्टमेंट एंड they are given utmost importance more than my associate surgeons or my partner surgeons and everybody, even more than me, because 90% of the patient's problem can be solved by rehabilitation. ओके। प्रॉब्लम ये है कि हमने फिजियोथेरेपिस्ट को वैल्यू नहीं करते, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, उनकी बात नहीं सुनते। तो सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज फार एज मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज आर कंसर्न। ओके। उसके बाद में सर्जन आता है। ओके। एंड डॉक्टर, जैसे आप बता रहे थे कि व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, जैसे आप बताया कि ऑन एन एवरेज इफ यू आर सीइंग 20 पेशेंट्स, आप सिर्फ 4 या 5 पेशेंट्स को ही बिल्कुल, ये सर्जरी, बिल्कुल। बाकी 15 पेशेंट्स को यू आर एडवाइजिंग गो फॉर अ मेडिकेशन और समथिंग। Yes. बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग कि आप ही बताते हो कि गो फॉर मेडिकेशंस या यू रेफर देम टू सम अदर डॉक्टर? नहीं, मेडिकेशन तो हम ही बताते हैं और थेरेपी भी हम ही, हमारे प्रोटोकॉल्स, बिकॉज हमने प्रोटोकॉल्स डिजाइन किए हुए जो हम कस्टमाइज करते हैं फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। तो वो हमारे सुपरविजन में ही होता Correct. है। ताकि रात को जब मैं घर जाता हूँ हाँ. तब मुझे बहुत सारे वीडियोस आते हैं फ्रॉम Correct. माय Clinic. फिजियोथेरेपिस्ट जो किसी के घर पे जा रहे हैं या क्लिनिक में थेरेपी कर रहे हैं। तो एक एक वीडियो को हम एनालाइज करते हैं और उसको ट्वीक करते हैं कि अब ये करवाइए, अब वो करवाइए। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्जन पेशेंट के रिहैब प्रोटोकॉल में बहुत इन्वॉल्व रहे। करेक्ट। सिर्फ सर्जन का ये काम नहीं कि बस सर्जरी कर लिया और चला गया। सर्जन का ये काम होता है कि वो पेशेंट की रिकवरी जब तक हो तब तक वो पेशेंट का हाथ ना छोड़े। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई आस्क यू दिस क्वेश्चन बिकॉज मैंने खुद ने पर्सनली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सर्जन जो बोलते हैं कि हमारे पास आ रहे तो सिर्फ सर्जरी के लिए आओ, बाकी जाना है तो
डॉक्टर के पास जाओ? देखिए, मैं दूसरों की तो बात नहीं कर Correct. सकता, बट मैं अपनी बात ये करूँगा कि मैं आई हैव रीच्ड अ स्टेज इन माय लाइफ वेयर मुझे सर्जरी किसको करनी है और किसकी बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट करनी है, वो मैं डिसीजन कर सकता कर हूँ। सकते हो। कभी-कभी क्या होता है कि इंसान जब भी या कोई भी प्रोफ़ेशन डिसीजन करता है, कोई भी प्रोफ़ेशनल चाहे वो लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, उसके डिसीजन में हमेशा एक बायस रहता है। वो बायस एक लायबिलिटी का रहता है कि उनको उनकी लायबिलिटी पूरी भी करनी है। करेक्ट। उनको उनको आगे भी जाना है लाइफ़ में, उनको प्रोग्रेस भी करना है। टच वुड एंड विद ब्लेसिंग्स ऑफ माय पेरेंट्स एंड द ऑलमाइटी आई हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर मुझे मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है या मैं कोई बायस्ड बेसिस पे ओपिनियन नहीं देता। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं अगर पेशेंट मेरी क्लिनिक में आ रहा है तो मैं ये कहूँगा कि हाउ वुड आई ट्रीट माय मॉम, हाउ वुड आई ट्रीट माय करेक्ट। ब्रदर और सिस्टर, आई वुड ट्रीट दैट पेशेंट इन अ सिमिलर वे। तो जहाँ तक हो सके मैं अपनी रिलेटिव की सर्जरी नहीं करूँगा। वैसे ही मैं जहाँ तक हो सके अपने पेशेंट्स की सर्जरी नहीं करूँगा अनलेस एंड अंटिल इट इज़ मैंडेटरी एंड इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पेशेंट्स लाइफ। गॉट इट। नो, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट डॉक्टर, बिकॉज आप जो बोल रहे हो ना बहुत सही है। अनलेस एंड अनटिल एक ट्रस्ट फैक्टर नहीं बिल्कुल, बिल्ड होगा तो बिल्कुल। प्रॉब्लम पेशेंट्स को, डॉक्टर को, सबको हो बिल्कुल। सकती है एक देखिए, तरीके मैं से। आपको एक दूसरी चीज़ बताता हूँ, अगर सर्जरी कोई कर रहा है, वो गलत नहीं है। वो सर्जरी से भी पेशेंट इम्प्रूव होने वाला है। करेक्ट। तो कोई भी अनइंडिकेटेड सर्जरी नहीं करते, कोई भी डॉक्टर्स कि ये सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और सर्जरी कर लिया, ऐसे होता नहीं है। आज डॉक्टर्स भी नहीं करेंगे, हॉस्पिटल्स भी अलाउ नहीं करेंगे और पेशेंट भी काफ़ी समझदार होते हैं। मगर अगर वो सर्जरी कर रहा है, तो वो गलत नहीं कर रहा है, मगर अगर वो सर्जरी नहीं भी करेगा, तो भी वो गलत नहीं कर रहा गलत है, नहीं कर अगर रहा है। पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है तो। ओके, सो एवरी डॉक्टर, उनका एंटायर एंड द एंड गोल इज वन, कि वो पेशेंट को अच्छा दिखना चाहते हैं। एब्सोल्युटली, करेक्ट। एब्सोल्युटली। सो डॉक्टर, ये मिथ बहुत गलत है, ये कहना कि ये जो डॉक्टर है वो जो ज़्यादा लूटता है, या ये बहुत गलत है एक तरीके क्या से। होता है ना कि एक पॉन्ड में कुछ फिशेस अगर खराब हो तो इसका ये मतलब नहीं कि सारा पॉन्ड ही खराब है, राइट? सो हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ ऐसे लोग रहते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि सारा प्रोफेशन ही ऐसा है। ओके। बहुत सारे आज के टाइम में भी बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ पेशेंट के बारे में ही सोचते हैं करेक्ट। इन एवरी फील्ड, और बहुत सारे हैं जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, बट वो थोड़े लोगों की वजह से हम पूरा प्रोफेशन को बदनाम करते, दैट इज नॉट करेक्ट। राइट। डॉक्टर, कमिंग बैक टू द हिप आर्थराइटिस अगेन, यूजुअली ये जब प्रॉब्लम होता है तो इस केस में कौन सा एक्सरसाइज करना बेस्ट होता है? तो जैसे मैंने कहा स्विमिंग इज वेरी गुड फॉर हिप कंडीशंस, वॉकिंग इन द वाटर अगेन रियली रियली हेल्पफुल। और हमारे यहाँ पे हिप जॉइंट में भी दो मसल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे मैंने नी में कहा हैमस्ट्रिंग्स रन फ्रॉम हिप टू द नी, तो हैमस्ट्रिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मसल इन द हिप। एंड जो हमारे ग्लूट्स रहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ग्लूट्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है और हैमस्ट्रिंग की हमें रिलीज करनी है, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर हिप जॉइंट। ओके। एंड ये स्ट्रेंथनिंग में आपने बताया कि वॉकिंग हो गया, थोड़ा सा इफ यू कुड डू वाटर वॉकिंग, स्विम वॉकिंग, आप Yes, कर सकते हो। yes. इज देयर एनीथिंग एल्स दैट Yes, कैन there बी are डन? specific exercises for specific muscles. यू नो एनीथिंग, और इफ यू कुड नेम एनीथिंग? देखिए, जैसे ग्लूट्स की हो गई या अबडक्टर्स की हो गई, जैसे हमने साइड लाइंग पोजीशन में हमने अबडक्टर्स को स्ट्रेंथन किया। बहुत सारे आप पेशेंट देंगे कि थोड़ा सा वॉडलिंग करते हैं, वो वॉडलिंग इसलिए करते हैं बिकॉज उनकी जो अबडक्टर मसल्स रहती है वो काफ़ी वीक रहती है, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए साइड लाइंग में हम अपने लेग रेजेस करेंगे, या तो करेक्ट। उसकी वजह से काफ़ी हद तक आपकी हिप अबडक्टर्स जो है वो स्ट्रेंथन होती है। ओके। एंड ये सब चीज़ करते हैं तो उसके अलावा, इफ आई एम सेइंग, तो ये चीज़ अगर हम फॉलो करते हैं तो इसके अलावा मेडिकेशंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? देखिए, मेडिकेशंस इज अ सप्लीमेंट टू रिड्यूस द पेन एंड करेक्ट। इन्फ्लेमेशन। अगर आपको पेन नहीं है तो आप मत लीजिए। सारे मेडिकेशंस आर बहुत सारे मेडिकेशंस ऐसे हैं जिसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होती, बहुत Correct. सारे ऐसे जिसमें होती है, तो वो आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि कौन सी मेडिकेशन आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। मगर पेन किलर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, एनी पेन किलर इज नॉट नॉट गुड। तो जब आपको अक्यूट पेन हो तब आप पेन किलर ले सकते हैं, मगर अदरवाइज ट्राई नेचुरल थेरेपी लाइक फॉर्मेंटेशन विद आइस, कोल्ड, विद फिजियोथेरेपी, रेस्ट। So that's how we can try to maintain, or we can try to manage the pain without having any बिकॉज medication. फिजियोथेरेपी में सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होती है, बहुत सारा रिलीजेस करते हैं वो Correct. मसल्स के ऊपर। एक प्रोसीजर है जो कहते हैं हम ड्राई नीडलिंग, जो हम आईटी बैंड के लिए करते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्टेड होता है, कभी स्पाज्म में होता है, हम उसको रिलीज करते हैं, या हमारी ग्लूट मसल्स अगर स्पाज्म में है या हमारी फ्लेक्सर स्पाज्म में, उसको हम रिलीज करते हैं। तो ये सारा थेरेपेटिक वे में फिजियोथेरेपिस्ट आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगर वो
स्पेशलिस्ट है तो। ओके, एंड आई हैव आल्सो सीन डॉक कि कभी-कभी लोग जो होते हैं वो एक हॉट कपिंग या वेट कपिंग जिसको बोलते हैं हाँ कि जी। दे डू दैट एज वेल So there are रिलीज many करने के many लिए। modalities of therapy. हम कुछ modalities नहीं follow करते because we do not believe in them. Okay. But we believe in more of manual therapy rather than using any device or any machines or any light source or ultrasound or anything of that sort. ओके, एंड अगर ये जो हिप आर्थराइटिस है, हाँ जी। कैन इट बी रिवर्स्ड? नहीं, जैसे मैंने कहा ये एजिंग प्रोसेस है। एक बार जो शुरू हो गया, भले वो एजिंग की वजह से नहीं हुआ, वो ब्लड सप्लाई की वजह से हुआ या वो ट्रॉमा की वजह से हुआ, एक बार वो शुरू हो गया तो वो चालू उसका रहेगा। फुल साइकिल रहता है। ओके। हम उसकी स्पीड डिक्रीज कर सकते हैं जैसे हम नी में करते, बट अल्टीमेटली उसको जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो हिप रिप्लेसमेंट की रहेगी, जो Okay. आजकल बहुत ही सेफ एंड सिंपल सर्जरी हो गई है, एंड रोबोटिक की वजह से और भी ज़्यादा सिंपल हो ओके, गई है। एंड इज इट लाइक अ वन टाइम सर्जरी की देयर कुड बी चांसेस So कि hip फॉलो अप हो सकता है? replacement generally अगर आप एक बार कराते तो it lasts you for about 20 to 25 years. ओके, Yeah. एंड वो एक तरीके से प्लेट थोड़ा सा घिसता है कि विद द बॉडी मूवमेंट, राइट? कार्टिलेज जो है वो घिस जाता है बेसिकली। ओके, एंड इसको भी इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि अगर हमने रिप्लेस कर दी है, राइट? हाँ जी। तो उसको थोड़ा सा और डिले करे कि ऑपरेशन, मतलब फॉर एग्जांपल यू हैव सीन कि वो 20-25 इयर्स तक चलता हाँ है, जी। तो उसको 30 इयर्स 35 इयर्स तक नहीं, खींच ऐसा सकते हैं? जरूरी नहीं कि एवरी 25 इयर्स में आपको रिपीट सर्जरी Correct. लगेगी, तो वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। मगर अगर ऊपर भगवान का दिया हुआ कार्टिलेज अगर घिस सकता है तो आर्टिफिशियल मेटल तो घिस भी सकता है, ज़्यादा घिस सकता है, तो इसको रोकने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ओके, एंड ये जो मेटल है, मतलब हाउ सेफ इज इट फॉर द ह्यूमन बॉडी? तो हिप में जो हम यूज़ करते हैं वो हम सेरामिक यूज़ करते हैं एंड पॉलीएथिलीन कवर यूज़ करते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट बट मोस्ट एक्सपेंसिव मटेरियल। मेटल भी रहता है, मगर ये दोनों मटेरियल जो है वो ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं। ओके, एंड अगर ये सर्जरी होती है तो उसके बाद रिकवरी कितने जल्दी हो सकती है? पेशेंट स्टार्ट वॉकिंग इन द इवनिंग आफ्टर सर्जरी, 15 से 20 दिन का रिहैबिलिटेशन रहता है, एंड विद इन अ मंथ पेशेंट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, पेन फ्री। 3 मंथ्स पे वो पाल्टी मार के भी बैठ सकता है, एंड विद इन अ ईयर ही कैन स्टार्ट रनिंग। ओके, सो अगेन जैसा आप बताया कि फॉर एटलीस्ट फॉर एनी ऑफ द सर्जरी डॉक्टर, इज इट सेफ टू से कि एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स थोड़ा सा उसको कंप्लीटली हील होने दो? बिकॉज बहुत सारे अंदर जो हम स्टिचेस लेते हैं उसको अब्जॉर्ब होने के लिए बॉडी में 3 to 4 मंथ्स लगते हैं, तो कभी कभी स्वेलिंग आ जाएगी, कभी स्टिफनेस हो जाएगा, तो वो पीरियड जो है कोई भी सर्जरी का आप ले लीजिए, 3 to 4 मंथ्स इज द रिकवरी टाइम। बट व्हेन आई से रिकवरी टाइम, दैट डजंट मीन कि आप नॉर्मल एक्टिविटी पे या आप ऑफिस नहीं जा पाएंगे या आप कहीं पे सोशल गैदरिंग में नहीं जा वो कर पाएंगे, वो सकते सब हैं। आप कर सकते हैं। ओके, एंड डॉक्टर हम जितना भी प्रॉब्लम हमने डिस्कस करे उसमें ना मैंने एक चीज़ आप ये नोटिस किया हो आपको ये बोलते हुए कि स्विमिंग करो या स्विमिंग ट्राई टू वॉक इन द वाटर, ये Yes. तो इससे ये क्यों आप सजेस्ट कर रहे हो? इससे बेनिफिट क्या होता है एग्जैक्टली? हाउ इट्स एक्चुअली हेल्प्स? वॉकिंग इन द वाटर इज कॉल्ड एज रेजिस्टिव हाइड्रोथेरेपी। ओके, अभी बॉम्बे में बहुत सारे 2-3 सेंटर्स खुले हैं जो aqua therapy करवाते हैं, Correct. करवाते हैं, they charge you a hell lot of money. But if you have an access to swimming pool, आपको ये aqua therapy वगैरह की जरूरत नहीं है। What you need to do is walk against the resistance. पानी अगर ऐसा आ रहा है तो ऐसा चलो। हाँ, पानी है, आप पानी में चल रहे हो तो रेजिस्टेंस है। अब वो रेजिस्टेंस इज गोइंग टू स्ट्रेंथन योर एंटायर मसल, नी की मसल्स, हिप की मसल्स, एंड इट विल इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म, you'll start losing weight. So that is called as resistive hydrotherapy. हम रेजिस्टेंस बैंड के साथ में भी कर सकते हैं, मशीन के साथ में भी कर सकते हैं, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। मतलब आप पानी में चल के देखिए, It's a इट इज natural नॉट सो मच एफर्ट एंड द रिजल्ट्स आर इवन बेटर। ओके, डॉक्टर आप सबको सजेस्ट करो स्विमिंग करना, डू यू डू Yes, मतलब ओके, yes, yes, हाउ yes. ऑफन डू यू डू? I do it twice or thrice a week, Okay. and I love my swimming and I love my workouts. So Okay. I do it regularly. एंड यू आल्सो एडवाइज दिस अगेन टू द पेशेंट्स एज वेल? Absolutely, absolutely. एंड डॉक्टर हिप आर्थ्रोस्कोपी क्या होता है एग्जैक्टली? तो ये बेसिकली दूरबीन की सर्जरी रहती है जो हम नी में लिगामेंट्स और मेनिस्कस के लिए करते हैं, या शोल्डर में इंस्टेबिलिटी या रोटेटर कफ के लिए करते हैं। वैसी ही सर्जरी जो है दूरबीन से या लेजर से हम करते हैं हिप जॉइंट में, बट उसके स्पेसिफिक इंडिकेशंस रहते हैं। अभी उनके हिप जॉइंट की आर्थ्रोस्कोपी के इंडिकेशन जो है वो बहुत लिमिटेड है, Okay. बिकॉज पहले हमारे पास इतने हिप जॉइंट के स्पॉट्स इंजरीज की पेशेंट ही नहीं है। तो बहुत कम सर्जन है जो हिप आर्थ्रोस्कोपी करते हैं। जैसे मैंने कहा, इंडिकेशन जो है बहुत लिमिटेड है, जैसे लेब्रल टेयर हो गया या FAI सिंड्रोम हो गया,
तो वो चीज़ों के लिए हम हिप आर्थ्रोस्कोपी करते हैं. And you are the one who are I certified am to one do of the people who are certified to do hip arthroscopies. Okay. Yes. And if you do it, so मतलब what are your expertise? मतलब if you are performing Yes. and when you perform the surgery, what are the data points that you look into जब भी एक surgery आप perform तो कर रहे ये होते हो तो? सर्जरी इज अगेन थ्रू की होल. सो 2 Okay. या 3 होल होते हैं या 4 होल होते हैं कभी, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सर्जरी दैट यू आर डूइंग, एंड पेशेंट्स आर जनरली पेन फ्री ऑन द सेम डे. Okay, got it. That makes sense. Doctor, thank you so much. I believe we have covered a lot of different topics, Yes. and I'm pretty sure कि people would be benefited. उनको काफी अच्छा लगेगा ये podcast. Thank you. And a small request, I want you to be back again. I want to talk on different topics as I Sure, discussed. sure. So having said that, please guys, go ahead and watch this video. If you have watched till this time, thank you so much for watching. Go ahead and follow us on Instagram, follow us on YouTube, and make sure कि I'm going to mention doctor's detail in the description box. Go and check out. If you know anyone जिसको problem हो रहा है, if you have a doctor, well and good. If not, we have a doctor with you. So go ahead, reach out to him. We will be mentioning all the details, his website, his contact number, office contact number. So he is here. He's here to help you out. And the way he is here, जिस तरीके से वो information share कर रहे हैं, and I'm pretty much sure कि वो information आपको काफ़ी helpful लगेगी. जिस तरीके से information helpful है, doctor भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा helpful है. So go ahead, reach out to him, reach out, make sure कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये information share करो, and stay tuned. We will be back with another episode. Thank you so much.